नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके प्रोग्राम कहानी कुर्सी की में। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ। स्टूडियो में हमारे साथ हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, प्रोफेसर संगीत रागी जी, समीर चौगांवकर जी सभी आ चुके हैं। बहुत सारी खबरें आज हमारे पास हैं और देख रहे हैं आप कल से जेनजी से जैसे संवाद किया है संघ प्रमुख मोहन भागवत ने, तो उसके बाद बहुत सारे नेताओं ने फिर जेनजी से जुड़ने के अलग अलग तरीके खोजे हैं। उस पर हम लोग आज डिटेल में प्रोग्राम में बात करेंगे। और पार्लियामेंट में आज बहुत सारी डेवलपमेंट हैं, कौन कौन से बिल सरकार लाना चाहती है, क्यों नहीं ला पा रही है, कब ला सकती है, इसको लेकर के बहुत सारी डेवलपमेंट हुई है, मैं आपको बताऊंगा। और इस संसद के इस मानसून सत्र का डेडलॉक तो फिलहाल नहीं दिखाई, टूटता हुआ तो नहीं दिख रहा। लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदन सोमवार तक के लिए स्थगित कर दिए गए हैं। विपक्ष गृहमंत्री अमित शाह के बयान की मांग पर अड़ा रहा और बयान हुआ नहीं। राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मुद्दा भी चल रहा है। संसद भवन परिसर में हर जगह रोज की तरह आज भी विपक्षी सांसदों ने अमित शाह के बयान की मांग की और उसको लेकर के बैनर पोस्टर उन्होंने लहराए। और इसके अलावा उन्होंने राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर भी प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। आज हुआ क्या खास? संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने आज राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदनों में गृहमंत्री अमित शाह की इस बयान की मांग को लेकर के एक स्पष्ट जवाब दिया। किरण रिजिजू ने एक तरीके से बैक किया अपनी सरकार को कि गृहमंत्री कहां हैं, गृहमंत्री हाउस में क्यों नहीं आ रहे। उन्होंने कहा कि वो रोज पार्लियामेंट आ रहे हैं, सुबह से लेकर के देर रात तक वो संसद भवन में ही होते हैं, अपने मंत्रालय का काम करते हैं। और आगे उन्होंने कहा वो शख्स हैं जिनका नाम सुनकर आतंकवादी कांप उठते हैं, क्योंकि पार्लियामेंट ये कह रहा है ना, विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि क्यों भाग रहे हैं, वो चर्चा में क्यों नहीं आ रहे, किस बात का डर है। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि डर उनको नहीं, उनके नाम से लोगों को डर होता है। आप सुनिए किरण रिजिजू का जवाब आज लोकसभा में। मैं एक बात बहुत क्लियर करना चाहता हूं, ये लोग हंगामा करके गायब हो जाते हैं। होम मिनिस्टर अमित शाह जी सुबह सुबह पार्लियामेंट में आते हैं और देर रात को ही वापस आते हैं। दिन भर वो पार्लियामेंट में ही रहते हैं। ये नारा लगाने का जो तरीका है वो गलत है। और मैं दूसरी बात बताना चाहता हूँ, होम मिनिस्टर अमित शाह वो इंसान है जिसका नाम सुन करके सारे आतंकवादी उग्रवादी कांप उठते हैं। जिस दिन यहाँ चर्चा शुरू होगी, गृह मंत्री अमित शाह का जब यहाँ जवाब होगा, आप लोग सुन नहीं पाएगा। आप लोग क्या होम मिनिस्टर का नाम लेते हो? नियम के तहत जिसका बिजनेस होता है उसी संबंधित मंत्री को सदन में आना होता है। आप यहाँ डिमांड डायरेक्शन नहीं कर सकते कौन से मंत्री आना है और किसको जवाब देना है, वो सरकार तय करता है और चेयर तय करता है। इसलिए आप लोग हाउस को डिस्टर्ब करने का, देश को गुमराह करने का ये नाटक बंद करना चाहिए। अब चूंकि सामने से भी लगातार नारेबाजी हो रही थी, वहां से भी उकसाया जा रहा था, तो किरण रिजिजू साहब ने उन्होंने भी थोड़ा सा जो है भावावेश में आकर के भी बात किया। थोड़ा सा वो भी जो है ऊंची आवाज में बात कर रहे थे, जवाब दे रहे थे। उन्होंने जो बोला उस पर हम लोग बात करते हैं। उन्होंने कहा आप तय नहीं करेंगे सदन में कौन मंत्री आएगा, जिसका काम है सदन में आना वो मंत्री आ रहा है, जिसके मंत्रालय से जुड़ा काम होता है वो आता है। आप डिक्टेट नहीं करेंगे कि मुझे इस मंत्री को चाहिए हाउस में, वो आकर के जो मैं चाहता हूं वो बोले। एक बात उन्होंने ये कही। मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, कल भी राहुल गांधी की और किरण रिजिजू की बात हुई है, तो 3-4 बार उन दोनों की पिछले 12 रोज में 2 हफ्ते में बातचीत हो चुकी है लगातार सरकार। और कल बात हुई तो मतलब समझ लीजिए 3 दिन लगातार बात हुई। तो राहुल गांधी से सरकार लगातार बात कर रही है, क्योंकि ये इस मुद्दे पर अड़े हुए राहुल गांधी ही हैं कि हम जब तक 20 जुलाई को छात्रों पर हुए लाठीचार्ज और बाकी बल प्रयोग के बारे में गृहमंत्री का बयान नहीं ले लेते, नहीं सुन लेते, तब तक हम आगे काम नहीं होने देंगे। अब इसमें ठन गई है, बेसिकली सरकार ने तय कर लिया है कि अब ये मैटर ओवर, अब इस पर कोई बयान नहीं होगा, आगे के काम होंगे। और जो किरण रिजिजू राहुल गांधी से बात कर भी रहे थे, वो यही बात कर रहे थे कि आगे हमारे 2-3 विधेयक आने वाले हैं। उसमें उन्होंने FCRA की बात की, डिलिमिटेशन महिला आरक्षण की बात की। उन्होंने इस पर उनका रुख जाना, उनका सहयोग मांगा। उन्होंने कहा वो बाद की बात है, पहले आप इस काम को करवाइए। तो यही काम जब सुलझा नहीं तो आगे की बात हो ही नहीं पाई। त्रिपाठी जी, अब मुझे बताइए, आपने सुना केंद्रीय मंत्री रिजिजू साहब को, और ये दोनों हाउसेज में उन्होंने यही जवाब दिया। नहीं, जवाब तो ठीक है, ये सही बात है कि कोई भी डिक्टेट नहीं कर सकता है कि कौन बोलेगा कौन नहीं बोलेगा। लेकिन कल भी हम लोगों ने चर्चा की थी और दोबारा मेरा बड़ा स्पष्ट मानना है कि बातचीत अगर उनकी हो रही है तो इतनी निष्प्रभावी बातचीत अगर किरण रिजिजू और राहुल गांधी की हो रही है तो फिर क्या कहा जाए। 3 बार 4 बार मिल चुके हैं, इतने निष्प्रभावी हैं दोनों की तरफ से। मैं कह रहा हूं कि बहुत ही खराब कम्युनिकेशन है। इसका मतलब ना राहुल गांधी को कम्युनिकेशन करना आता है, ना किरण रिजिजू को कम्युनिकेशन करना आता है। दूसरा, कोई भी बड़ा व्यक्ति अगर
इस तरह से गुस्से में बोलता है तो उसकी बात का प्रभाव खत्म हो जाता है। जैसे आमतौर पर जो कम्युनिकेशन का, मैं मतलब टीचिंग नहीं कर रहा हूं क्योंकि सब बड़े लोग हैं, मंत्री लोग हैं, नेता हैं, सरकार चला रहे हैं, लेकिन कम्युनिकेशन का पहला होता है कि आपकी जो आवाज आ रही है ना, वो ऐसा ना लगे कि आप दम लगाकर मतलब पूरी ताकत से बोल रहे हैं। उस आवाज के निकलने के बाद उसका इंपैक्ट पड़ता है। कम्युनिकेशन का बड़ा मतलब हर प्रचलित जो जानते हैं वो लोग इसको जानते हैं। मुझे वो किरण रिजिजू की बात में कतई नहीं दिख रही। संसदीय कार्य मंत्री ऐसे चीखता लड़ता, अरे उसके लिए है ना दूसरे सांसद आपके पास। आप संसदीय कार्य मंत्री हैं, आप ही को कम्युनिकेट करना है, आप ही के साथ विपक्ष के नेताओं की बात हो रही है और आप ही उनसे मोहरा लिए पड़े हो, मोर्चा लिए समझिए पड़े ना, हो। वो अपनी एक्सरसाइज पूरी कर चुके हैं। अब उसके बाद भी जब सदन में वही नारे लग रहे हैं तो उसका जवाब वो दे रहे थे। तो वो क्यों दे रहे हैं? संसदीय कार्य मंत्री की भूमिका, नियम जो होते हैं ना, मान लीजिए संसद में कुछ हुआ तो खड़ा होगा, वो बताएगा कि इस नियम के तहत ये आप ठीक नहीं कर रहे हैं। कहीं पर आपको लगता है कि विपक्ष ने कुछ गड़बड़ की है तो आप पीठासीन अधिकारी जो भी होगा, चाहे सदन में जो बैठा हुआ है, ये मुझे कहीं से भी अच्छा नहीं मुझे दिख रहा है। बताइए, ये प्रभावी संसदीय कार्य मंत्री के लक्षण नहीं। समीर जी, ये बार बार जो बात हो रही है बात सही है। अरे अब तो लोग ये भी पूछ रहे हैं कि बात आप कर क्यों रहे हो इतनी। राहुल गांधी ने कब अपने स्टैंड में थोड़े से भी पीछे हटने के संकेत दिए? ना वो गृहमंत्री की मांग बयान के मांग पर पीछे हटे हैं, ना उन्होंने एक बार भी ये कहा कि मैं डिलिमिटेशन बिल के मुद्दे पर चर्चा के लिए भी तैयार हूं। एक बार भी उन्होंने ऐसी बात कही। फिर भी सरकार बार बार क्यों उनसे बात कर रही है? देखिए, मुझे लगता है कि सरकार इस बात को जानते हैं कि राहुल गांधी का एटीट्यूड कैसा है। राहुल गांधी एक बार अड़ जाते हैं तो फिर वो पूरी तरीके से उसी बात पे अड़े रहते हैं। और कांग्रेस से कई नेता ये चाहते होंगे कि राहुल गांधी किसी मामले को लेकर जिद छोड़े और संसद का गतिरोध खत्म हो, लेकिन कांग्रेस के भी नेता चाहते हैं। बिल्कुल, कई नेता चाहते हैं इस मामले को लेकर कि भाई लगातार इस बात पर अड़े रहना कि गृहमंत्री आएंगे, वो बयान देंगे, उसके बाद ही संसद से चलने देंगे। जब ये दिख रहा है कि अभी गृहमंत्री बयान देने नहीं आ रहे हैं तो कम से कम बाकी संसद की कार्रवाई चलने दी जाए। कई सांसद कांग्रेस के सीनियर लीडर से चाहते हैं, लेकिन चूंकि राहुल गांधी अब अड़ गए कि नहीं, अब उनको लग रहा है कि भाई हमने शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लेने के लिए प्रधानमंत्री को बाध्य कर दिया है, तो अब हम गृह मंत्री का जो पैलेट गन का मामला है उस पर हम गृह मंत्री को घेरेंगे, और मौका मिला है तो वो उस पर अड़े हुए हैं। देखिए, इसके पहले जब किरण रिजिजू की 40 मिनट प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के साथ बैठक हुई थी, उसमें भी राहुल गांधी गतिरोध नहीं टूटा। उसके पहले स्पीकर ने बात की, उसका भी गतिरोध नहीं टूटा। तो मुझे लग रहा है कि राहुल गांधी अड़ गए और सरकार भी इस बात पर अड़ गई कि भाई राहुल गांधी तय नहीं करेंगे कि गृह मंत्री कब आकर किस बात पर बयान देंगे, यह सरकार तय करेगी। राहुल गांधी इस पर जिद छोड़े तो मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से आज गतिरोध लगातार जारी है, अब सोमवार को आप जिद केवल राहुल गांधी की मानते हैं, सरकार की जिद नहीं है? नहीं, सरकार की, लेकिन मुझे लगता है कि राहुल गांधी को भी थोड़ा इस बात को स्वीकार कर लेना चाहिए कि ठीक है, अगर गृह मंत्री अभी नहीं आ रहे तो आप संसद को चलने दीजिए ना। हो सकता है संसद चले, गृह मंत्री आके बयान दे दे, और फिर ये आपका ही एडवांटेज रहेगा ना कि देखो गृह मंत्री नहीं आ रहे, उसके बाद भी इन लोगों ने संसद की ये अंडरस्टैंडिंग तो परसों बनाने की कोशिश की गई थी कि एफसीआरए पर चर्चा होगी, तो गृहमंत्री आएंगे ना, गृहमंत्री आएंगे, बयान देना पड़ेगा गृहमंत्री को, बोल देंगे। लेकिन वो ब्लैक एंड व्हाइट में स्टेटमेंट केवल 20 जुलाई पर चाहते हैं होम मिनिस्टर का। एनीवे, लेकिन हुआ क्या? विपक्ष ये कह सकता है कि हमने सत्र चलने दिया, अब गृहमंत्री क्यों नहीं आ रहे? आप कह रहे हो वो ये अड़े हुए हैं, कोई कहेगा सरकार अड़ी हुई है। हुआ क्या नटशेल में? हुआ क्या, 2 हफ्ते हो गए पार्लियामेंट को चलते हुए, मतलब संसद सत्र शुरू हुए, एक दिन चलिए, शायद 2 दिन कह लीजिए आप, जब वो उस बिल पर, नीट पेपर लीक बिल पर चर्चा हो पाई थी। ये वीक तो पूरा वॉश आउट हुआ और एक ही मांग पर, होम मिनिस्टर के बयान की मांग पर। अब बताइए सर, जिद किसकी? जिससे पहले मैं ये जानना चाहता हूं कि जो राज्यसभा के सभापति ने संसदीय कार्य मंत्री को कहा, क्या उसका जवाब दे दिया सरकार ने कि इनका सेंस लेके बता दीजिए होम मिनिस्टर को? और होम मिनिस्टर ने क्या जवाब दिया है? राहुल गांधी कहाँ आ गए इसमें? राज्यसभा के सभापति जब कोई बात कहते हैं वो आदेश होता है, समझे? उनके कहने का मतलब है कि संसदीय कार्य मंत्री अमित शाह जी को होम मिनिस्टर को कहें कि वो हाजिर हों, यदि पार्लियामेंट्री लैंग्वेज में आप समझें तो। नहीं, उन्होंने कहा था नहीं, ऐसा नहीं। इनकी बात करने का तरीका ऐसा ही होता है। हाँ, तो ऐसा ही तरीका, विपक्ष बात करने का तरीका ऐसे ही होता है, वैसे ही कहते हैं। बड़े साहब आदेश दे सकते हैं? नहीं सर, ये आदेश नहीं दे सकते। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि वो उनका कहने का मतलब ये कि वो वहां पर आए। उन्होंने ये बात दोहराया। एक मिनट मेरे को बात कर लीजिए, फिर आप कर लीजिएगा। उन्होंने जो कहा वो तो मुझे भी पता है कि क्या कहा, लेकिन मैं कह रहा हूँ उसका सेंस ये है कि भाई क्या सरकार ने जवाब दिया कि भाई जवाब दे दिया नहीं आ रहा है गृह मंत्री? नहीं, हम उनको स्पीकर चेयरमैन को दे दिया जवाब कि वो नहीं आ रहे हैं कि आ रहे हैं, कि हमने क्या कहा है। और ये पहली बार मैंने संसदीय परिभाषा में सुना है कि वो होम मिनिस्टर साहब सुबह से रात तक संसद भवन में रहते हैं, उसका मतलब होता है संसद में रहते हैं। संसद में रहने का मतलब होता है हाउस में रहना।
और ये भी पहली बार मैं देख रहा हूं कि होम मिनिस्टर जिनके पास अभी तक हम ये जिम्मेदारी मान रहे थे कि वही संसद को देख रहे हैं, वो पिछले 2 हफ्ते से नहीं आए। राहुल गांधी अड़े हैं, वो तो सबको दिख ही रहा, और उनके पास तो मौका अड़ने का, लेकिन संसदीय कार्य मंत्री इसका मतलब कम्युनिकेट करने में फेल हुए हैं कि भाई कैसे सरकार को मनाना चाहिए चलें। और काम करना चाहिए। ये गंभीर मसला है, और मैं तो इस पर कह रहा हूं कि संसदीय कार्य मंत्री या राज्यसभा के सभापति का कहना बहुत गंभीर बात है सर, आप उसको नहीं समझ रहे, और वो भी संसदीय कार्य मंत्री के मैसेज के थ्रू ये बात कही जाए और उस पर भी सरकार ना जवाब दे, और ऐसी क्या जिद है। और आपको याद है नीट की जब चर्चा हुई थी तब भी ये मैसेज कम्युनिकेट किया गया था, पता नहीं सरकार ने अपोजिशन को किया था कि मीडिया को किया था, क्योंकि हमारे यहाँ पर सब लोग कह रहे थे कि भाई होम मिनिस्टर साहब वहाँ पर इंटरवीन करेंगे, लेकिन उन्होंने इंटरवीन नहीं किया। और जो घटना हुई है उसका सीधा सीधा सा जो अकाउंटेबिलिटी है या कनेक्ट है वो होम मिनिस्टर के साथ है। चलें, खैर अब ये तो बात है दोनों की तरफ, दोनों बातचीत में दोनों तरफ से कुछ नहीं हल निकल रहा। देखिए, राहुल गांधी के साथ कोई कम्युनिकेट नहीं कर सकता है। कांग्रेस के नेता जब कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं तो विपक्ष का दूसरी पार्टी के लोग कैसे कर सकते हैं। राहुल गांधी वन वे कम्युनिकेशन वाले आदमी हैं। मैंने कह दिया, और ये बड़े बड़े राजाओं महाराजाओं के बच्चे का जो अहंकार में ग्रसित बच्चे होते हैं उनकी स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग यही होती है। हमने एक बार कह दिया तो कह दिया। अब उनके दरबार के चुने हुए खड़गे जी तो कर सकते हैं, वो तो स्वाभाविक है कि वो करेंगे, लेकिन बाकी पार्टियों के नेता उन्हीं के अनुसार काम करें ऐसा तो नहीं होगा। दूसरी बात, कौन अड़ा हुआ है भाई? अभी बात आई है यहाँ तक कि आपने कहा था कि जो है एजुकेशन मंत्री जो है एचआरडी मिनिस्टर रिजाइन कर दो, ठीक है, बात हो गई। अब आप अड़ रहे हैं कि 2 शर्तें लगाई हैं। कल का प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनिए, उन्होंने 2 शर्तें लगाई। एक कि अमित शाह आकर के बयान दे, इन्हें नहीं कहा कि गृह मंत्रालय या गृह मंत्री आकर के बयान दे दें, अमित शाह आकर के बयान दे। दूसरी बात, प्रधानमंत्री माफी मांगे, नहीं तो हम संसद नहीं चलने देंगे। यानी कि चूंकि कौन इसमें प्रधानमंत्री से माफी मांगने की बात तो और किसी ने नहीं की थी, सिर्फ राहुल गांधी ने शुरुआत की थी। और राहुल गांधी चूंकि कह दिए तो उसके बाद तो सारी कांग्रेस की पार्टी तो उनके, वो क्या है, जैसे एक भेड़ चाल होता है, वो स्थिति है। अपनी बुद्धि अपना विवेक वो तो किराए पर उन्होंने दे रखा है, तो स्वाभाविक है कि वही बात कहेंगे जो है। सरकार कहीं भी अड़ी हुई नहीं है। सरकार यदि अड़ी हुई होती तो इनके विपक्ष के बावजूद भी टेबल करती और पास करवाती बिल। सरकार यदि अड़ी हुई होती तो एफआरए पे जाकर के इनको अप्रोच नहीं करती, उनको लेजिस्लेशन पास कराने के लिए उनके पास आवश्यक जितना बहुमत है वो है। तो इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। ये बात आपकी ठीक है कि सरकार ये दोनों ही बिल संख्या बल के हिसाब से चाहे तो पास करा सकती है, सरकार के पास आ चुका है 2/3 वाला बहुमत भी, ये सारी बातें रिपोर्ट हो रही हैं, लेकिन वो नहीं चाहती कि दोनों ही विधेयक क्योंकि इतने महत्वपूर्ण है बिना चर्चा किए पास कराए जाएं। जैसे मैं परिसीमन बिल पर आपको एक अपडेट भी दे देता हूं मैं, और आज प्रधानमंत्री ने कई सांसदों से, एनडीए के सांसदों से मुलाकात की है, मैं उस पर भी डेवलपमेंट काफी है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। एक अंग्रेजी अखबार में खबर छपी है, डीएमके ने सरकार के सामने कुछ शर्तें रखी हैं, बात करने लायक खबर है। डीएमके चाहती है कि सीटों के बढ़ाने पर जो रोक लगी हुई है इसको 25 साल के लिए और बढ़ाया जाए, और अभी राज्यों की लोकसभा सीटें 1971 की जनगणना के आधार पर तय हो, मतलब सीटें बढ़ा लीजिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 1971 के सेंसस के आधार पर। अभी फिलहाल ये सरकार कौन सी जनगणना के आधार पर बढ़ाना चाहती है? 2011 की जनगणना के आधार पर। उन्होंने शर्त रख दी है 1971 की जनगणना के आधार पर, और फिर ये कहा है कि यह व्यवस्था 2027 की जनगणना के बाद खत्म हो जाए। डीएमके चाहती है 25 साल इसको और बढ़ा दिया जाए। दूसरी शर्त कि सभी राज्यों की लोकसभा सीटें 50% बढ़ा दी जाएं, ये हो ही रहा था। तीसरी शर्त डीएमके चाहती है कानून में साफ साफ बताया जाए किस किस राज्य की कितनी सीटें हो जाएंगी, मतलब बिल में हर राज्य की सीटों की संख्या पहले से लिखित में दी जाए, इसमें भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब ये जो 1971 वाली सेंसस वाली बात है, और फिर आगे 25 साल फिर फ्रीज, या अगले 25 साल फिर सीटों में कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, क्या सरकार इस पर बात कर सकती है? एक प्रतिष्ठित हिंदी अखबार की एक खबर थी, क्योंकि ये बात चल रही थी ना कि डीएमके वाले ऑन बोर्ड आ गए हैं सरकार के साथ, तो 50% सीटों पर तो वो उनको ऐतराज नहीं हो रहा है, लेकिन आज जो हम 2026 में 1971 की जनगणना के हिसाब से सीटें तय करेंगे, अभी ऑलरेडी हमारी सीटें जो है वो 1971 के सेंसस के आधार पर ही है। वो कह रहे हैं कि जनगणना यही रखिए, बस सीटें बढ़ा लीजिए आप, तो फिर सीटें बढ़ेंगी कैसे?
नहीं, पता नहीं, ये तो मैं सुन के जब से आप बोल रहे थे तब से मैं सोच रहा था कि ये मांग करने के पीछे कोई तो एक आदमी की सामान्य बुद्धि तो काम करती है ना भाई। अगर जनगणना तब की होगी तो फिर सीटें क्यों बढ़ाना, बढ़ेंगी क्यों, फिर आपको आवश्यकता क्या है और किस बेसिस पे और बढ़ोगे? कोई तो आधार आपको लेना पड़ता है। और जब आप 2011 की जनगणना के आधार पर कह रहे हैं और 50% सीटें कह रहे हैं तो दोनों का रेशनल उसमें दिखता है। उसमें आपको दिखता है कि भाई एक तरह से कहें कि विवाद खत्म किया जाए, प्रतिनिधित्व भी हो जाए, जो जहां जहां जिसको लगता है कि हमारा हिस्सा कम ज्यादा हो जाएगा उसको ठीक करें। और मुझे लगता है कि ये सबसे ठीक रास्ता है, सबसे सही रास्ता है। दूसरा एक पहलू ये भी है, जो लगातार जो रिपोर्ट्स है, जो लोग इसको देखते हैं, जो डेमोग्राफी और सोशियोलॉजी पे काम करने वाले लोग हैं, वो ये कह रहे हैं कि भारत अब जहां खड़ा है मोटा मोटा यही जनसंख्या अगले कुछ वर्षों तक रहने वाली है। कुछ वर्ष मतलब कम से कम 3 से 4 दशक तक, और उसके बाद ये जनगणना जनसंख्या कम होगी। तो एक तरह से कहें कि ये आइडियल टाइम है कि आप अपने रिप्रेजेंटेशन का जो क्राइटेरिया है उसको चेंज करें और उसमें जो 50% बढ़ा रहे हैं वो बढ़ाते हुए दिखें। लेकिन अब 71 की जनगणना पे करें और आज बढ़ा दें, ये तो मुझे मतलब बड़ा बेतुका सा दिख रहा है। अच्छा, अगर मान लीजिए 2011 पर भी करें, वो कह रहे हैं अगले 25 साल फिर फ्रीज कर दीजिए। हाँ, तो उसके बाद फ्रीज कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत करेगी नहीं। सरकार, इसमें कोई गड़बड़ नहीं करेगी सरकार, ये कोई दिक्कत आप नहीं है फ्रीज इसमें। करेंगे भाई? कानून हमारा जो कानून है हमारा वो ये कहता है कि हर जनगणना पे होना चाहिए, ठीक बात है। और जनगणना हर 10 साल पे होती है। ये ठीक बात है, लेकिन हर 10 साल पे सीटें आप थोड़ी बढ़ती उसको है, बढ़ाने का एक Ideally संभव बढ़नी भी नहीं चाहिए। है। हाँ, बढ़नी चाहिए, लेकिन वैसे आप कहेंगे तो बढ़नी चाहिए, लेकिन अगर उसको कहें तो इस एक्सरसाइज में जितना ही होता, और मैं तो कह रहा हूं ये तो बड़ी आदर्श स्थिति है कि एक आदमी, एक बच्चा पैदा हो, 18 साल का हो, उसी दिन वोटर बन जाए। ये आदर्श स्थिति है, लेकिन आमतौर पे हो नहीं पाता है ना। चलिए ठीक है, अगली खबर, ये तो डिलिमिटेशन वाली सर, बात इसमें थी। एक चीज में जोड़ दूं कि जो सरकार का आइडिया, ये इसको आपको बेतुका लग रहा है, लेकिन सरकार के इस आइडिया में तो सेंसस है ही नहीं ना। क्यों नहीं है सर? 2011 का सेंसस नहीं, 2011 का भी क्या है, जब आपने तय कर दिया कि जो लोकसभा की सीटें हैं, विधानसभा की सीटें हैं, उसको 50% बढ़ा देंगे, तो इसमें सेंसस का क्या मायने है, मुझे बताइए। सेंसस इसका आधार कहाँ है? जब आपने तय कर दिया कि 50% सीटें बढ़ा ही जाएंगी, तो इसमें सेंसस कहाँ आ गई? मैं बताता हूँ। सर, क्यों नहीं आएगी? नहीं। एक सेकंड, हर लोकसभा सीट में की डेमोग्राफी अलग अलग है ना, और वो तो सेंसस ही बताएगा। भाई कानपुर की कितनी आबादी है और अलापुजा की कितनी आबादी है, अलग है ना सर। वो तो डिलिमिटेशन में आएगा। डिलिमिटेशन नंबर ऑफ आबादी के सीट्स हिसाब को से तो इंक्रीज होगा। कर, आबादी के हिसाब से तो होगा। सर आप बात समझते हैं, डिलिमिटेशन क्या होता है? डिलिमिटेशन होता है सीट्स को डिमार्क करना, नथिंग एल्स, ठीक है। और नंबर ऑफ सीट्स बढ़ा रहे हैं, आपने तय कर दिया, ये सरकार ने माना है, मुझे नहीं पता, सरकार ने कहा है कि हम ऐसा कर सकते हैं कि 50% बढ़ा दें, तो 50% सीटें, तो जो 545 सीटें उसकी 50% बढ़ाने के लिए सरकार तैयार हो गई। थोड़ा सा आप मतलब इस मामले में सर एक चीज इसमें एनालाइज कर रहे हैं। आपके मुताबिक तो फिर इसमें हमने कहा कि एक 200 सीटें हैं, उसको हम 300 सीटें कर रहे हैं। ये आपके सरकार ने मुताबिक मान तो लिया। इसमें सेंसस का कोई मायने ही नहीं है। सरकार के आधार में नहीं है ना सेंसस। जब या तो सेंसस के आधार पर होते तो दक्षिण वाले राज्य अलग से बहस करते विजय जी का समझिए, कहना है सर कि भाई- यूपी की 80 सीटें हैं, हाँ, तो 50% नहीं, आएंगे तो 120 मैं हो बता रहा हूं, जाएंगे। वो नहीं, वो सेंसस 50% काउंट बढ़ाने के विजय जी लिए का तो कोई बेसिस होगा ना। विजय जी जो कह रहे यूपी हैं, के अंदर भी डिमार्केट करने के लिए कोई तो पैरामीटर होगा ना सर। हाँ, वो आबादी के अलावा क्या पैरामीटर हो सकता है? वो पैरामीटर होगा Exact, वो उसी की बात कर रहा डिमार्केशन हूं। के लिए है। Exact, उसी की बात हो रही है। डिमार्केशन के लिए है वो। उसी की बात हो रही है। जनगणना के आधार पर ही परिसीमन होता है और हो भी रहा है। जो सीटें नहीं, वो बदलते तो भी नहीं हो हैं- रहा ना, जब सरकार ने नहीं, मान लिया कि हम 2000 नहीं, सर, वही तो मैं कह रहा हूं, इसको स्पष्टता थोड़ा हो जानी चाहिए ना। आप चाहते हैं कि उत्तर दक्षिण जब तक लड़ते हुए ना दिखे तब तक आपको जनगणना के आधार पर नहीं दिखेंगे, मतलब ऐसा हुआ ना। अगर आप ये कह रहे हैं नहीं, मैं जनगणना तो कह रहा नहीं, हूं सरकार ने कह दिया कि भाई सब सर जगह वो बढ़ेगी। ये अच्छा, कह रहे चलिए, हैं चलिए, अभी- नहीं नहीं सौरभ जी एक लाइन बोलने तो दीजिए। उस जो जनगणना, जो जनसंख्या हमारी बढ़ी है, उसके आधार पर हो सकता है कि अनुपात में उत्तर या दक्षिण में ज्यादा बढ़ता, तो एक फॉर्मूला लाया गया है। इसको आप इस तरह से कि एक जनगणना को आधार नहीं बनाया जा रहा है, ये ठीक नहीं। ये खबर रिपोर्ट हुई, डीएमके चाहता है कि भाई आप जनसंख्या का आधार भी आप वही रखिए जो अभी तक चल रहा है। DMK सरकार उसको 2011 करना चाहती है, बाकी चीजों पर वो सहमत है। आगे बढ़ते हैं। अब एक एफसीआरए बिल वाली बात थी। कल आपने देखा पूर्वोत्तर के कुछ राज्यों के मुख्यमंत्री, चर्च से जुड़े हुए कई प्रतिनिधि, क्रिश्चियन समाज से जुड़े हुए कई सीनियर लोग, उन्होंने होम मिनिस्टर से मुलाकात की। इन्होंने पहले प्राइम मिनिस्टर को चिट्ठी लिखी थी, फिर प्राइम मिनिस्टर ने वो चिट्ठी फॉरवर्ड कर दी होम मिनिस्टर को, होम मिनिस्टर ने इनको मिलने के लिए बुलाया। कल इनकी मीटिंग हुई।
चर्चा चल रही थी कि कल ही एफसीआरए बिल ला सकती थी सरकार, लेकिन बात नहीं बनी तो इसलिए ला नहीं पाई। सरकार चाहती है कि एफसीआरए तो हम पास करा लें, अगला पूरा हफ्ता सरकार के पास इसको लेकर के है। अब एक मुख्यमंत्री बाहर निकल के मीटिंग के बाद उन्होंने कहा कि हमारी बात हुई है और 12 अगस्त को सदन में इस बिल पर चर्चा होने की संभावना है। 12 अगस्त होगा सेकेंड लास्ट डे पार्लियामेंट का। बिल को लेकर लगातार गृहमंत्री अमित शाह अलग अलग मीटिंग्स करके सहमति बनाने की कोशिश करने में लगे हुए हैं। कल गृहमंत्री ने क्रिश्चियन समुदाय के अलग अलग लोगों से मुलाकात की थी। इसके कुछ 2-3 क्लॉज हैं जिन पर उनको एतराज है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि उनका एतराज ये है इस बात पर कि ये बिल जो आ रहा है इसमें यह प्रावधान ना किया जाए कि मान लीजिए किसी का लाइसेंस कैंसिल हो जाता है, लाइसेंस रिन्यू नहीं होता, तो उस संस्था में चंदे, विदेशी चंदे से अगर कोई संपत्ति बनी है तो वो संपत्ति अधिकृत हो जाएगी। वो संपत्ति पहले एक सरकार की बॉडी को जाएगी और फिर बाद में वो सरकार को चली जाएगी अगर दोबारा रिन्यू नहीं होता लाइसेंस। अगर दोबारा रिन्यू करा ले लाइसेंस तो आपकी प्रॉपर्टी आपकी हो जाएगी। अब इसमें चर्च भी आ जाएगा, अस्पताल भी आ जाएगा, सब आ जाएगा। तो इन लोगों का तर्क ये है कि मान लीजिए मैंने अपने पैसे से पहले तो ये भी क्लियर कर दें कि मान लीजिए चर्च है, विदेशी चंदे से चर्च बनी, तो इस बिल में ये नहीं है कि अब लाइसेंस कैंसिल हो गया तो वो चर्च सरकार की हो गई, वो चर्च ही रहेगी, चर्च ही रहेगी। उसका जो मैनेजमेंट है वो एक बॉडी को चला जाएगा बस। अभी के बिल में ये है, वो ये चाहते हैं कि मैनेजमेंट भी किसी के पास ना जाए, वो भी हमारे पास ही रहे, क्योंकि हमने उसको चलाने के लिए एक तंत्र बना लिया है। अब बहुत सारे स्कूल होते हैं, अस्पताल होते हैं, हॉस्पिटल, जैसे दिल्ली में कई अस्पताल हैं जो कि क्रिश्चियन समुदाय चलाता है, उसमें भी फंडिंग आती होगी। अब मान लीजिए उसको फंडिंग बंद हो जाती है, लाइसेंस कैंसिल हो जाता है, अब वो अस्पताल सरकार चलाने लगेगी, तो वो कहते हैं कि नहीं, सरकार ना चलाए, चलाने का अधिकार हमको ही दें, क्योंकि हमने एक व्यवस्था बना रखी है उसकी। तो ये क्लॉज हटा दिए जाएं बिल में से, ये मोटी मांग उनकी ये है। तो एक बयान जो मैं आपको बता रहा था, चीफ मिनिस्टर बाहर निकले थे मिजोरम के, लाल दुहोमा जी, उन्होंने बताया कि गृह मंत्री ने क्या सोचा उस पर। अच्छा, उनका बयान आया हुआ नहीं, उन्होंने ये 12 जुलाई वाली बात की थी। सर बताइए, कल हमने इसमें काफी बात कर ली थी, तो कुछ इसमें सॉफ्टनिंग की कुछ गुंजाइश है? रेट्रोस्पेक्टिव नहीं है, ये क्लियर हो गया? ये बात तो है, लेकिन हमें उससे ज़्यादा चिंता इस बात की है कि किस प्रकार से पश्चिम के देश भारत के डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। और उसका बहुत बड़ा कारण है कि क्रिश्चियन लॉबी जो है वो नॉर्थ ईस्ट का बहुत ताकतवर होकर के उभर करके आई है। चूँकि नॉर्थ ईस्ट पूरा क्रिश्चियनाइज कर दिया गया है, चाहे वो मेघालय ले लें, चाहे वो अरुणाचल ले लें, नागालैंड ले लें, मिजोरम ले लें। मिजोरम के यही मुख्यमंत्री थे जो अमेरिका में जाकर के चर्च के साथ ही बातचीत में उन्होंने कहा कि हम तो स्वतंत्र मिजोरम चाहते हैं, लेकिन इस सरकार के रहते हुए संभव नहीं है, ये अभी संभव नहीं हो पा रहा है। हाँ, यही मुख्यमंत्री लाल दुहोमा जी। हाँ, बिल्कुल। इन्होंने अमेरिका में बहुत प्रचलित हुआ था, यहाँ पर पता नहीं, हम लोगों ने डिस्कशन नहीं किया, लेकिन यही महाशय थे जो कहते थे कि हम स्वतंत्र राष्ट्र मिजोरम को दिलाना चाहते हैं, हमारी तो यही इच्छा है। कुकी को जितना आम सप्लाई किया, चूंकि कुकी जो है मैतेई से लड़ रहे हैं, मैतेई हिंदू हैं और कुकी लोग बहुत कन्वर्ट करके क्रिश्चियन हो गए हैं। कुकीज़ का जितना आम सप्लाई है ये मिजोरम के मुख्यमंत्री ही वहीं से ये करवाते हैं, वहीं से होता है, मिजोरम स्टेट से ही सबसे ज़्यादा सप्लाई होता है। और ये और किसी ने नहीं, ये मुझे स्वयं कुकी कैंप में लोगों ने बताया था। तो ये तो स्थिति है, एक स्थिति है। ये कितना इम्पोर्टेंट बिल है और जिसकी गुंज जो है वो आज से 4 महीना पहले से थी, जिसका जिक्र भी कल हुआ था और आज फिर जिक्र कर देना चाहिए कि जो अमेरिका के एक सीनेटर ने जो बोला कि इससे भारत और अमेरिका के संबंधों पर असर पड़ेगा, तो ऐसे ही नहीं कर रहा है। जासुआ प्रोजेक्ट 1 और जासुआ प्रोजेक्ट 2 गूगल करके आप सर्च कीजिएगा, सुना है मैंने सर। जासुआ और जासुआ 2 ये पूरे एशिया को टारगेट किए हुए हैं क्रिश्चियनाइज करने के लिए, और उस एशिया में भी भारत उसके सबसे बड़े टारगेट पर है कि हम भारत को कन्वर्ट करें क्रिश्चियनिटी। अरे ठीक है, वो सर बेतुवान बात। ये जो स्कूल, एक सेकंड, ये जो चर्च, स्कूल, अस्पताल चलाते हैं मिशनरीज, इनका क्या होगा? देखिए, ये तो मिशनरी स्कूल्स तो रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन जब ये मिशनरी स्कूल का पैसा आता है तो सरकार ने क्या कहा है? अभी जो एफसीआरए का प्रपोज बिल है, डॉक्यूमेंट तो हमने नहीं देखा है, लेकिन छन की चीजें रिपोर्ट आई है। उसका कहना है कि जिस पर्पस के लिए आपको भेजा गया है आप उसी पर्पस के लिए उसमें यूज करेंगे, ठीक है, और उसका डॉक्यूमेंटेशन करेंगे और सरकार देखेगी उसको। यदि ऐसा इससे गलत पाया गया, यूज करते हैं, जैसे मैं आपको बता दूं कि जितने भी क्रिश्चियन मिशनरीज हैं वो सब नक्सलवादियों को फंडिंग करते थे।
इसलिए आपने देखा होगा कि नक्सल लोग जंगलों के अंदर क्रिश्चियन मिशनरी जो कन्वर्जन करते हैं उनके खिलाफ कुछ नहीं बोलते थे, चलो ठीक है सर। लेकिन हिंदू संगठनों के खिलाफ वो खूब इसी बोलते रूप थे। में बिल ठीक है, इसमें कुछ मुझे डायरेक्शन लगता करने है की जरूरत कि नहीं। ये दिखाएगा कि सरकार बहुत कुछ करने जा रही है एक और कल- मुझे लगता है ये बहुत देश के लिए बहुत एक इंपॉर्टेंट है, मैसेज कल देश के किसी ने भविष्य के सोशल लिए मीडिया बहुत पोस्ट इंपॉर्टेंट किया हुआ था, है। डॉक्टर्स पर मिलियन इन इंडिया आर 931। 10 लाख लोगों पर कितने डॉक्टर हैं? 931। और 10 लाख लोगों पर कितने एनजीओ हैं? 2357। ये स्थिति है भारत की। मेनका गांधी जब थी इसको देख रही तो 68,000 एनजीओ को उन्होंने डी रिकॉग्नाइज किया था। 68,000 एनजीओ को। सर, सरकारी और बिल पास एनजीओ कराएगी एक और सत्र में? चीज बोल दो, सरकार- जितने सब समझ एनजीओ हैं सब 5 स्टार वाला कल्चर वाले हैं। समीर जी, सरकार के लिए एक नया संकट हो गया है सर। सरकार को लग रहा था, मतलब सरकार एक बहुत अच्छे उद्देश्य इसको लेकर आ रही है, लेकिन सिर्फ इसके अंदर क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन के पास एफसीएरा नहीं है, एनजीओ नहीं है। आज की तारीख में नॉर्थ ईस्ट के जितने बीजेपी के लीडर है, जितने कांग्रेस के लीडर है, जितने छोटे दल है, सबकी एनजीओ और सबके पास एफसीआरए का लाइसेंस है। और भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े नेताओं की नॉर्थ इंडिया में, साउथ इंडिया में, दक्षिण में फर्म है, अपनी एनजीओ चला रहे हैं जिसमें उनको एफसीआरए आ रहा है और तमाम तरीके से वो उसमें हेल्थ में काम कर रहे हैं, एजुकेशन में काम कर रहे हैं, एग्रीकल्चर में काम कर रहे हैं, जो दिव्यांग लोग हैं उनके लिए काम कर रहे हैं। तो अब भारतीय जनता पार्टी के पास बड़ा संकट हो गया है कि नॉर्थ ईस्ट के तमाम लोगों ने, आसाम के 8 कैबिनेट मंत्रियों ने लिख के मैसेज दिया है सीएम को कि भाई ये जो प्रॉपर्टी का ये क्लॉज इसके अंदर हटवाइए, हमारी भी एनजीओ है, हम भी एफसीआरए लेते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए नया संकट है कि उनके कई सांसद, कई लीडर जो है जो एफसीआरए लेके एनजीओ उनकी चल रही है। तो क्या अब भारतीय जनता पार्टी उस दिशा में बढ़ेगी? तो मुझे लग रहा है कि उनके लिए नया संकट खड़ा हो गया और हो सकता है इस पर विचार हो रहा है। ये जो क्लॉज है कि प्रॉपर्टी जब्त करने का, शायद यह अंतिम समय में विड्रॉ होगा, क्योंकि केंद्र सरकार ने कहा है कि हम उस पर विचार कर रहे हैं, तो शायद विड्रॉ होगा। लेकिन मुझे लगता है कि ये विड्रॉ नहीं होना चाहिए। ये एक बहुत अच्छा क्लॉज है कि जिस पर्पस के लिए आपके लिए पैसा आया है उस पैसे में आपने इस्तेमाल ठीक है सर, अब देखिए और उसको आपने दूसरे अभी तक पर्पस तो के लिए संकेत इस्तेमाल हैं कि किया। सरकार बिल पास कराएगी अगले हफ्ते। एक ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा सर। एक लाइन का मतलब यह है कि सरकार अक्सर स्टेक होल्डर से संवाद नहीं करती। सर, कर तो रही है, और क्या कल की लास्ट मिनट पर आए हैं, आप तो बिल ले आए, उसके बाद क्रिश्चियन मिनिस्टर्स अपने अभी चीफ तो मिनिस्टर्स आए। अभी हम बात कर रहे हैं सर, ये तो अभी की डेवलपमेंट है। बिल तो ये पहले का आया हुआ है लोकसभा हाँ, में। तो उसका मतलब बिल बात अभी नहीं थोड़ी की आया है लोकसभा सरकार में। ने। हाँ, तो इसका मतलब ये बिल तो यही तो मैं पिछले सत्र में आ चुका है। मैं भी तो यही निवेदन कर पहले रहा तो हूँ सारे कि बिल बिल पहले जो आ है गए और वो आपने स्टेक होल्डर से साहब बात के अभी आ करके- रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 45 सांसदों से मुलाकात की है। इसमें एनसीपीआई के बहुत सारे सांसद थे, शिवसेना के शिंदे ग्रुप के बहुत सारे सांसद थे, और एनसीपी अजीत पवार के उनके सांसद भी इसमें शामिल थे। मुलाकातें और भी हुई हैं। उनकी मुलाकात आज सुखबीर बादल से भी हुई है। इन सारी मीटिंग्स को लेकर के काफी हलचल भी हुई और काफी बातें, खबरें जो हैं वो बाहर निकली। क्या कहा प्रधानमंत्री ने? उन्होंने कहा कि पहले तो आप में से किसी को की चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो भी एनडीए में है वो अपने आप को एनडीए परिवार का सदस्य समझे। इस मुलाकात से सरकार ये मैसेज देना चाह रही थी कि परिसीमन बिल पर सरकार के पास सारे नंबर्स हैं और परिसीमन के बाद किसी सांसद को कोई परेशानी नहीं होगी। सरकार को परिसीमन बिल के लिए 2/3 बहुमत जुटाना था। वो सरकार ने कहा है कि हमारे पास है, इसकी चिंता आप बिल्कुल ना कीजिएगा। फिर आगे उन्होंने कहा कि अगर अभी पास नहीं हो पाया तो फिर हम विशेष सत्र बुलाएंगे और परिसीमन बिल तो हम पास कराएंगे ही, ये उन्होंने कहा। प्रधानमंत्री की आज की मीटिंग में यह भी मैसेज दिया गया कि परिसीमन की प्रक्रिया में सभी के निर्वाचन क्षेत्रों का ख्याल रखा जाएगा। हर किसी सांसद को चिंता होती है ना, भाई मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी का क्या होगा, वो कह रहा था आप चिंता ना करें। सांसदों को प्रधानमंत्री मोदी ने जेनजी के बीच सक्रिय रहने का भी संदेश दिया। जेनजी को सरकार की योजनाओं का, उपलब्धियों के बारे में बताने के बारे में कहा। युवाओं में सरकार के प्रति अगर नाराजगी है तो उसको बातचीत के जरिए कम करने पर जोर दिया। एक एनसीपीआई के सांसद हैं खलीलुर रहमान, ये एनडीए की मीटिंग में शामिल नहीं हो रहे थे। वो आज प्रधानमंत्री से मीटिंग में थे शामिल। अब इनसे बार बार, ये 3 मुस्लिम सांसद हैं एक्चुअली एनसीपीआई के, ये नहीं जा रहे थे एनडीए की मीटिंग में। यूसुफ पठान भी हैं, तो इनसे सवाल हो रहा था कि साहब आप क्यों नहीं जा रहे, मन फिर आपका खट्टा हो गया क्या, अब एनडीए में आप नहीं हैं? तो इन्होंने कहा, और डिलिमिटेशन पर बोले ये खलीलुर रहमान, कि देश हित में जो होगा हम उसके साथ हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और कल यूसुफ पठान ने भी कहा था भी प्रधानमंत्री से मुलाकात करना तो बड़ी अच्छी बात है, और जब भी वो बुलाएंगे हम जरूर जाएंगे। तो एनडीए की मीटिंग में भले ना जाए, प्रधानमंत्री से मुलाकात जरूर होगी। सुनिए। हम लोग को आज सुबह अपना ब्रेकफास्ट में इनवाइट किया था, हम लोग गए थे। साथ ही हम लोग अपना जो क्षेत्र का जो कुछ समस्या है हमारे जिला में, हमारे राज्य में, उनको व्यक्त किया है। हम लोग लिखित तौर पर हम तीनों सांसद उनको दिया, उन्होंने चिट्ठी लिया है। इस बारे में देखेंगे
इतना ही आश्वासन दे। इसमें यूसुफ पठान, आप और ताहिर तीनों मुस्लिम थे, तो एनसीपीआई के सांसद की हैसियत से आप वहाँ पर गए थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी जैसे ये कहा जा रहा है भाई जो चीजें आएगी, अब संसद में कुछ बिल आएंगे, हो सकता है डिलिमिटेशन और चीजें, तो सरकार के साथ आप लोग रहेंगे। देखिए, जो देश हित में बिल्कुल देश के साथ रहेंगे, देश के लिए खून बहाएंगे। सॉरी, मेरे मुंह में अभी कॉफी भटकते टकते रह गई, एक मिनट सर, सॉरी। उन्होंने एक्चुअली, मुझे ये समझ में आ रहा ना कि आप मतलब ममता जी के साथ भी यही बयान जब थे तो ऐसे ही बयान आते थे, फिर एनसीपीआई में चले गए तो यही बयान आते हैं, अब मोदी से मीटिंग के बाद डिलिमिटेशन के बिल पर भी यही बयान आ रहे हैं। तो कंसिस्टेंसी है ना कि देश हित के लिए ही काम करते हैं, देश हित के लिए जो जरूरी हो वहां वो रहते हैं कंसिस्टेंट। मुझे तो कोई बदलाव नहीं दिखा। मतलब आप सोचिए ना, सबसे इंपॉर्टेंट है देश हित। देश हित के लिए जब जहां रहना पड़े वहां रहते। लेकिन डिलिमिटेशन पर कह दिया इनको, खबर है कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा चिंता ना करें, नंबर भी है और बिल भी आएगा। तो देश हित भी शामिल है, अपना हित भी शामिल है। अब इससे ज्यादा क्या चाहिए? दूसरा, मुझे तो कोई बदलाव नहीं लग रहा। आपको लग रहा है? इनको ये भी, इन सारे सांसदों को ये भी लगता है, खासकर इनको जो दूसरी पार्टियों के हैं, जो व्यक्ति से ही तो देश, बंगाल वाले सांसदों को खासतौर पर इस बात की चिंता बड़ी रहती है कि हमारे संसदीय क्षेत्र का क्या होगा, ये बात वहां के काम होते रहे, तो ये इनको और आश्वासन मिलता है। ये बात उन्होंने नहीं सुनी कि देश हित में खून बहाएंगे, ये भी उन्होंने कहा। अपना तो अब चाकू तो नहीं मारेंगे अपने आप को। भाई डिलिमिटेशन बिल आ रहा है, इसका मतलब त्रिपाठी जी? नहीं, लक्षण तो स्पष्ट है कि आ ही रहा है। और जिसको कहते हैं ना कि सरकार पूरी तरह से ठोक बजा के दुरुस्त करना चाहती है, क्योंकि देखिए सब करने के बाद भी नंबर बड़ा कठिन है, मतलब आसान सा नहीं दिख रहा है। लेकिन जितनी एक्सरसाइज सरकार ने की है, और अभी चूंकि यात्राएं बोला नहीं, चूंकि देखिए मैं अभी, लेकिन जो रिपोर्टेड है ना मीटिंग में, जो नंबर बताया गया है, अब वो बहस नहीं शुरू हो जाती। 366 नहीं, ये तो ये कहां से है ये नंबर जो है ना, 366 देखिए ये जो नंबर हवाले है सरकार के पास है, ऐसा रिपोर्ट हो रहा है। देखिए अभी इतना तय है कि इस सेशन में, मानसून सेशन में ये बिल नहीं आ रहा, क्योंकि सरकार अगर कोई कहा ना कि हम स्पेशल सेशन भी लाएंगे। देखिए मेरा ये मानना है कि अगर 366 का नंबर होता भी करा चुके होते, तो ये बिल टेबल हो चुका नहीं, वो नहीं होगा जब तक हाउस में इस पर चर्चा नहीं होगी ढंग से, बैठकर शांति से, ये बिल नहीं लाएगी सरकार। आप सोचिए ना कितना बड़ा बिल है, हंगामे में ले आएगी क्या? आप आदर्श स्थिति की बात कर रहे हैं सर। ये सरकार कौन सा बिल ऐसा है जो हंगामे के चक्कर में ये बिल ऐसे नहीं आएगा। मैं तो पूरी तरह से उसी एजेंडा पर काम करके, अगर नंबर हो जाएंगे तो हंगामा रुक जाएगा। आप इसको समझिए ना, जहां नंबर हुए हंगामा रुका, तब आप शांति से बात भी करें। इसका मतलब ये कि सरकार के पास अभी पूरे नंबर नहीं, लेकिन सरकार उसके लिए हर संभव कोशिश कर रही है। मैं इसको जानकारी के तौर पर कह रहा हूं, मतलब इसको खबर के तौर पर आपको बता रहा हूं। मेरी खबर क्या, जो मेरा रिपोर्टर मुझे बताए ना, मैं तो वही रिपोर्ट करूंगा। तो मैं आपको एक खबर के तौर पर बता रहा हूं जो मुझे दी गई है, हमारे चैनल को दी गई है। लेकिन सरकार के पास नंबर हैं, 2/3 नंबर हैं। परिसमन के लिए 2/3 चाहिए भी नहीं, महिला आरक्षण के लिए चाहिए। एफसीआरए के लिए 2/3 चाहिए भी नहीं। एफसीआरए, परिसीमन और महिला आरक्षण, तीनों बिल लेकिन सरकार तब तक नहीं लाएगी जब तक इस पर प्रॉपर चर्चा का माहौल संसद में नहीं बन जाता। यह बिल्कुल टॉप से निर्देश है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। इस पर जितने सवालों के जवाब दिए जाने चाहिए वो संसद के थ्रू जाएं। अच्छा ये बताइए, एक मिनट सर, ये जी, जरूरी है, चूंकि आपने कहा कि चूंकि बात सही है, आप जो बता रहे हैं वो खबर है, लेकिन उस खबर का आधार क्या है? खबर का आधार यह है कि ये सरकार बिल पारित नहीं करा पाई है। उसको पता है नहीं ये सारी मैसेजिंग क्यों करनी पड़ रही है। सरकार अगर इतनी आसानी से बिल पारित कराने की स्थिति में होती तो क्या ये सब करना पड़ता? आप जरा सोचिए ना, एनसीपीआई से लेकर जो कुछ भी हो रहा है, हर जो इवेंट जो आपको बहुत पक्का वाला भाजपा समर्थक वो भी कह रहा है कि ठीक तो नहीं, लेकिन चलो बड़े काम के लिए कुछ हो रहा है। तो अगर नंबर वहां तक पहुंच गया तो वो होगा ही, वरना एनसीपीआई के सांसदों को लेकर आप क्या करेंगे, दूसरे सांसदों को लेकर आप क्या करेंगे? अगर चीख चिल्लाहट हो रही है सदन में, आप चाहते हैं कि ये अच्छा 850 सीट करने वाला बिल पास हो जाए? अभी जो परीक्षा में नकल रोकने और उसका कानून आया तो चीख चिल्लाहट हुई। सर ये यही परंपरा रही है। मैं तो जब से मुझे याद आ रहा है कि आप कह रहे हैं अगर बिल ले आएगी तो शांति होगी, सबको बात कर रहा हूं। अब ये देखते हैं सर, अगली मीटिंग एक और महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री की जो हुई है उसके बाद आपको बता देता हूं। अकाली दल के नेता
सुखबीर सिंह बादल, उन्होंने प्रधानमंत्री से मुलाकात की। ये मुलाकात कई अरसे के बाद हुई है। सुखबीर बादल आज सुबह ही दिल्ली आए थे, संसद भवन में उनकी प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई। इस मुलाकात के बाद पंजाब की राजनीति में फिर थोड़ी गर्माहट आई। पंजाब इलेक्शन से पहले मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बैठक के बाद बीजेपी और अकाली दल के बीच गठबंधन की चर्चा एक बार फिर तेज होगी। हालांकि अभी तक जितनी भी लोग बताते थे पंजाब को जानने वाले, वो कहते थे कि इस गठबंधन की गुंजाइश ना के बराबर है। लेकिन अब ये मीटिंग हुई। मोदी बादल की मुलाकात पर अरविंद केजरीवाल सबसे पहले एक्टिव हुए और उन्होंने कहा पोस्ट लिख करके कि ना करते प्यार तुम ही से कर बैठे, तो इसके बाद क्या चंदा चोर पार्टी और बेअदबी पार्टी का गठबंधन हो जाएगा? ये अरविंद केजरीवाल पूछ रहे हैं। ये उनकी राजनीति है। सवाल लेकिन ऐसा है कि जिसका जवाब मिलना चाहिए। बताइए समीर जी, बताएंगे? नहीं, मुझे लग रहा है भारतीय जनता पार्टी सारे विकल्पों पर विचार कर रही है। भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि आम आदमी पार्टी की जो स्थिति वहां पर बनी हुई है, जिस तरीके से अकाल तख्त के साथ उनका जो चल रहा है विवाद, कांग्रेस के अंदर जिस तरीके से चन्नी को लेकर मामला चल रहा है, कांग्रेस जो जिस तरीके से अपने आंतरिक संघर्ष के में पंजाब के अंदर उलझी हुई है, और ऐसे में अगर सुखबीर बादल आते हैं तो क्या दिक्कत है? और लंबे समय से गठबंधन रहा है, ऐसा भी नहीं कि अकाली दल के साथ भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन नहीं रहा। भारतीय जनता पार्टी के बाद शिवसेना और अकाली दल दो सबसे पुराने सहयोगी दल रहे, उनके साथ लंबे समय तक रहे। ठीक है, बीच समय में अभी कुछ समय किसान के कृषि बिल को लेकर कुछ विरोध हुआ, उसके बाद वो अलग हो गए। लोकसभा का चुनाव परिणाम आया तो बुरी तरीके से अकाली दल हारा। सिर्फ एक लोकसभा सांसद है जो सुखबीर बादल की पत्नी हरसिमरत कौर बादल अकेली बठिंडा से सांसद जीतकर आई थी, बाकी उनका कोई सांसद चुनाव जीतकर नहीं आया। तो अकाली दल को भी अब लगता है कि भैया अगर पंजाब की राजनीति में बने रहना है, सत्ता में आना है, और पूरी उनकी जो वोट बैंक था वो आम आदमी पार्टी लेकर चली गई है, तो अगर वापिस सत्ता में बने रहना है, पंजाब की राजनीति में प्रासंगिक बने रहना है, तो सत्ता में लौटने के लिए भारतीय जनता पार्टी के समर्थन की जरूरत पड़ेगी। तो मुझे लग रहा है कि राजनीतिक मजबूरी अकाली दल के सामने जितनी है, भारतीय जनता पार्टी के सामने भी उतनी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी जानती है कि अकेले बनाने की स्थिति में अभी वो नहीं है। तो उसे बीजेपी करना चाहेगी, आप कह रहे हैं? निश्चित रूप से, और क्यों नहीं करेगी? लंबे समय से अकाली दल गठबंधन में उनका सहयोगी रहा। आप जैसे जानकार लोग ही बताते थे कि बीजेपी अब अपनी राह अकेले चलना चाहती है। नहीं, अभी तक कहा, लेकिन पार्टी को लग रहा होगा कि अकाली दल जुड़ जाए, उसका वोट बैंक जुड़ जाए, और सत्ता में अगर लौटकर आते हैं तो उसमें आपत्ति क्या है? अच्छा, आम आदमी पार्टी से बीजेपी में आए जो 7 सांसद राज्यसभा के थे, उनमें से एक हरभजन सिंह, इन्होंने भी कल प्राइम मिनिस्टर मोदी से मुलाकात की थी। इनका एक रिएक्शन आ रहा है, जरा देख लेते हैं। पीएम साहब से जब मुलाकात हुई, उन्होंने यही बताया कि आप ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे आइए, अटेंड करिए, और आप समझिए कि पार्लियामेंट पूरा देखिए, समझिए, और क्या इसकी इम्पोर्टेंस है और क्या आप चेंज ला सकते हैं, उसके बारे में ज़रूर आप सदन में विषय में बात करिए। और एक जो यहाँ का नियम है, जो उस मर्यादा में रह के हमेशा जो है वो बात रखनी है और करनी है। बहुत कुछ उनसे सीखने को मिलता है, तो वो मार्गदर्शन है हम सबके, और बहुत मज़ा आया। और ये सौभाग्य वाली बात है हमारे कि हम सबको बुलाया, मिले, और जो उनके साथ थोड़ा भी टाइम आप रह जाते हो तो वो बड़ा पॉजिटिविटी फैल जाती है आप में। दूसरी तरफ अगर बात करें, देखते हुए जिस तरीके से अरविंद सिंह कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री के साथ थोड़ी देर में बैठी तो बड़ी पॉजिटिविटी आ जाती है, बड़ी सकारात्मकता फैल जाती है वातावरण में। राहुल जी की मीटिंग कराई जाए फिर जरा थोड़ी देर ना प्रधानमंत्री के साथ, फिर देखते हैं कौन कितना पॉजिटिव और कौन कितना नेगेटिव होता है। भाई ये पता तो चलेगा ना, टेम्परेचर तो पता चलेगा। लेकिन राहुल गांधी का एक बयान आपको दिखाता हूं, पंजाब की बात निकली है। कल राहुल गांधी ने जेनजी को लेकर के ना कई प्रयोग किए, बहुत सारे प्रयोग किए। पहला प्रयोग देखिए, उन्होंने कहा आस्क मी एनीथिंग। एक सेशन शुरू किया इंस्टाग्राम पे कि कुछ देर के लिए मुझसे आप कुछ भी पूछिए। बहुत सारे सवाल हुए उनसे, तो एक सवाल उनसे हुआ कि हु इज योर फेवरेट लीडर इन बीजेपी। बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल, जिसने भी पूछा बहुत इंटरेस्टिंग सवाल। मैं भी देखना चाहता था क्या जवाब देंगे। ये स्पॉन्टेनियस सेशन था और तुरंत सोचने का समय भी नहीं होता। अब वो सवाल पढ़ रहे हैं, खुद ही पढ़ रहे हैं, हु इज माय फेवरेट लीडर इन बीजेपी। ओके, जवाब आप सुनिए क्या दिया उन्होंने। Captain Amrinder Singh, definitely. I get along with him. He's cool. And he's an expert on military history. So I like him quite a lot. Captain Amrinder Singh, definitely. I get along with him. He's cool. And he's an expert on military history. So I like him quite a lot. Hello, Uncle Amrinder. हेलो अंकल अमरिंदर। ज्योतिराज सिंधिया भी कह सकते हैं। अच्छा, लेकिन ये जवाब बड़ा अच्छा था उनका, स्पॉन्टेनियस आंसर, और फंसे भी नहीं। कैप्टन अमरिंदर जो है वो ऐसी कमोडिटी है, छूने में प्रॉब्लम भी नहीं है। बहुत इम्प्रूव किए हैं राहुल गांधी। ग्रेजुएशन में थे तो 100 में से 15 मार्क्स आया था हिस्ट्री में, मैंने बुरी तरीके से फेल किए थे।
उसके बाद ये यहाँ टिक नहीं पाए थे तो हार्वर्ड चले गए थे। माँ बाबू जी संपन्न आदमी थे, सब भेज दिया। दादी अम्मा बहुत संपन्न थी तो हार्वर्ड भी फेल किए, तो दूसरी जगह आकर के एक और, जैसे पटना में एक होता था पहले, एक कॉलेज था, उसको ताड़ी पी के सुतल कॉलेज बोलते थे हम लोग, टीपीएस कॉलेज उसका नाम था। तो लोग उसको वो एब्रिविएटेड फॉर्म में ताड़ी पी के सुतल कॉलेज भी हम लोग मजाक में कर देते थे। सर आप किसी बच्चे को पास करते हैं कभी, मतलब कुछ पेपर जब जांचते हैं? जांच करते हैं। तो मैंने कहा ना कि इसीलिए बहुत इंप्रूव किए हैं। इतना स्पॉन्टेनियस जवाब यदि हिस्ट्री में दे दिए होते तो सेंट स्टीफेंस में ही सर आप तारीफ भी कर रहे हैं तो पहले पूरी तरह से, जिसको कहते हैं ना कि अच्छा कोई बच्चा मान लीजिए अच्छा नंबर आ गया तो तुम तब गड़बड़ किए थे, तब तुम घूम रहे थे। ये उनका तरीका है कनेक्ट करने का विद यूथ। इसको इस तरीके से देखिए। एक बात मुझे बताइए, एक मिनट, मैं खुश होता हूं कि राहुल गांधी को यूथ कहते हैं लोग। मैं 60 पार कर गया है, राहुल गांधी हमसे 4 साल छोटे हैं, तो मुझे भी आत्मानुभव होता है। 4 साल छोटे हैं, 4-5 साल छोटे हैं, ज्यादा नहीं है। 55 के हो गए हैं। 56 के। अब 56 का आदमी जो है वो युवा अपने आप को कहता है, क्योंकि वो पैंट के दोनों साइड हाथ डालते हैं। एक साइड हाथ डालते तो लोग पता नहीं भी था कौन सी कबर बना लेते, अब दोनों हाथ डालते हैं तो अपने युवा हैं। लेकिन उत्तर बहुत अच्छा दिया है, क्योंकि कांग्रेस के ही अपने एक पुराने किरदार को उन्होंने चुना। यानी जो आप लोग इस बात पे सहमत नहीं हुए कि वो जो ये सब युवाओं को प्रभावित करने के लिए कर रहे हैं, ये बात आज से नहीं कह रहे हैं हम। इतने दिनों में जिस दिन से उन्होंने टी शर्ट पहननी शुरू की, उस दिन से ये था। ये एक सोचा समझा एफर्ट है कि इनको यंग दिखाया जाए, इनको यंगस्टर्स से रिलेटेबल दिखाया जाए। अब एक वीडियो देखिए, एक लाइन छूट जाएगा। आपने ही दिखाया है ना कि इतना करने के बावजूद भी 39% लोग भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी को वोट करते हैं और 19% इनको वोट करते हैं सर। लेकिन अब मोदी जी भी तो इंस्टाग्राम पे गए ना, कोशिश तो हर आदमी करता है। कल मोहन भागवत ने भी 1 घंटा सवालों के जवाब दिए ना यंगस्टर्स के, तो वही काम है वो। उन्होंने एक्सरसाइज पहले शुरू कर दी। अब एक कल का वीडियो देखिए आप संसद का। मैंने पहले वीडियो देखा, मुझे हैरानी हुई। ये वाला नहीं, दो बारिश वाला। अच्छा चलिए, अब ये चला दिया तो यही चला दीजिए, पहले यही चला दीजिए। ये इसी सेशन का हिस्सा है, आस्क मी एनीथिंग सेशन का। अब वही जो वो डॉग वाला ही चला दीजिए, डॉग वाले में क्या हुआ, वो उन्होंने कहा कि भाई आर यू अ पेट पेरेंट, व्हाट डू यू हैव टू से एज अ पेट पेरेंट। उनके पास पेट्स हैं, ये तो सब जानते हैं। उसका भी वो जवाब दे रहे थे, उन्होंने कहा आई एम नॉट अ पेट पेरेंट। मुझे ये टर्म कल ही पता चला, कि पेट पेरेंट कहा जाता है। वरना भाई आई हैव अ पेट, अपने पेट से लोग प्यार करते हैं। आज पेट पेरेंट का मतलब ये मेरा बच्चा है, मैं इसके माँ बाप की तरह हूं। तो उस पर सुनिए राहुल गांधी का जवाब। I'm not a dog parent. I believe that we share spaces with animals, with all living beings. I don't think we own them. I think they are on this planet with us and they deserve respect, love and affection. Yes, Noori, do you agree with me? Yeah. So this is Noori. She's my mom's dog. My mom's going to be very angry that I put on the video, but too bad. I'll deal with that problem when it arises. Bye. A dog pet. क्यूट वीडियो, राहुल गांधी क्यूट वीडियो है, क्यूट था, ठीक है। वो नूरी है, कि वो सोनिया गांधी जी का पेट है, वो पेट है, उसका नाम नूरी है। तो उन्होंने कहा कि स्पेशली लेकर आए थे वो राहुल गांधी जी, वो वीडियो में दिखाने के लिए लेकर आए थे। अब एक वीडियो कल और बनाया राहुल गांधी जी ने, माँ के लिए जब लेकर आए, स्पेशली बहुत दूर से। अब सोनिया जी के लिए ये लेके आए थे। अब एक वीडियो वो बारिश वाला आप चला दीजिए। हाँ, वो बहुत अच्छा। ये वीडियो मैंने देखा, सोनिया गांधी राहुल गांधी सीढ़ियों से उतर रहे हैं पार्लियामेंट में, बारिश हो रही है। मैंने कहा बारिश में क्यों आ रहा है, छाते वाले कहां गए? दोनों के लिए छाता लेकर के एक आदमी आता है। फिर समझ में नहीं आई बात। फिर एक क्लोजअप वीडियो देखा, बारिश टप 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 गिर रही है, दोनों भाई बहन खड़े हैं और बारिश भीगे जा रहे हैं। फिर थोड़ा लॉन्ग में जब वीडियो आया, अगर कोई और फ्रेम है तो हाँ, अब आपको आसपास छाते दिखाई दे रहे हैं, एक नहीं दर्जनों छाते थे आसपास। और जब ये सीढ़ियों से उतर रहे थे तो 4-6 छाते वाले दौड़ के गए कि सर छाते में आ जाइए, और राहुल गांधी मना कर दिया, नो 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 नो। फिर दिखाई दिया कि साहब ये तो वीडियो बन रहा है, ये बारिश में खड़े होने का वीडियो बन रहा है। और उसके बाद कांग्रेस पार्टी के जितने हैंडल हैं सबसे ये वीडियो पोस्ट हुए सोशल मीडिया पर कि ये देखिए आग लगा दी गई बारिश में, राहुल गांधी और सोनिया उन्होंने बारिश। नहीं, ये सच है, ऐसे ये वीडियो बनाने के लिए किया गया। नहीं, इसलिए कह रहा हूं, जैसे ही वीडियो बनाना बंद हुआ, छाते प्रियंका, जैसे ही वीडियो बनाना बंद हुआ,
छाते पुनः उसके बाद, अरे भीगने के बाद छाता काहे को लगाए हुए हो भाई? नहीं, और फिर रिपोर्टर ने पूछा उनसे कि सर बारिश में खड़े हो गए आप, बारिश का मजा ले रहे हैं, तो उन्होंने कहा क्यों, बारिश में भीगने से डर लगता है क्या आपको? और फिर मतलब वो जैसे वो वीडियो पोस्ट हुए ना सोशल मीडिया पर, उसका कनेक्ट के लिए ना, वही यूथ के कनेक्ट नहीं तो क्यों कर रहे हैं वो? और ये आप इससे यूथ मत बोलिए, कनेक्ट आप करना है तो पार्लियामेंट हाफ में पैंट जो टी शर्ट ये पहन करके आ जाते हैं umbrella ना। है, वो राहुल गांधी के लिए नहीं होते, वो सारे एमपीज के लिए होते हैं। हाँ, सबके लिए होते हैं ना। सर्विस में है वो वहां पर। वो मैं केवल इतना कह रहा हूं, वो बारिश का मजा लेने के, अगर वो बारिश का मजा लेने के लिए भी भीग रहे होते तो भी प्रॉब्लम नहीं थी, वो वीडियो बनाने के लिए भीग रहे थे तो भी क्या प्रॉब्लम है? मुझे क्या, मेरी प्रॉब्लम से हो भी क्या जाएगा? नौटंकी कर रहे थे वहां पर खड़ा होकर। बट वो वीडियो अरे बना, बारिश से भीगने के लिए था तो अपने घर में भी जाकर के भीग सकते थे। नूरी में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, मैं प्रॉब्लम तो किसी में भी हो नहीं हो, वो उनका है। मैं ये दूसरी बात कर रहा हूँ मैसेज के लिए कि वो यूथ के साथ कनेक्ट होने के लिए लगातार लगे हुए हैं। ये उनका मैसेज है। इंस्टाग्राम पर भी वो जो कनेक्ट कर रहे हैं, और जो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जो अटायर है वो भी उसी का हिस्सा है। बट ये थोड़ा ज्यादा है सर। लीडर ऑफ अपोजिशन बारिश में भीग करके वीडियो, इंस्टाग्राम का वीडियो बनवाए और कांग्रेस वाले उसको ऐसे पेश करें कि पता नहीं मतलब क्या किला जंग जीती है। थोड़ी कर रहे हैं, बलिदान नहीं कर रहे हैं, लेकिन अरे राहुल दिखा तो ऐसे ही रहे जैसे बहुत बड़ा बलिदान कर रहा हो। देखिए बारिश में भीग सर, एक नतीजा देख लीजिए, एक प्रेशर साइड इफेक्ट देख लीजिए कि इस पार्टी के सारे लीडर इंस्टाग्राम पर आ गए और यूथ से कनेक्ट की बात हो रही है, तो इसका मतलब उसका कोई असर है ना? एक बार त्रिपाठी जी बोलिए। पहली बात तो ये देखिए कि वो पहला वाला जो कुत्ते के साथ वाला वीडियो था, वो क्या आपने कहा, क्यूट कहा, हाँ वो बड़ा अच्छा क्यूट था। नूरी। और मैं मतलब हम जैसे लोग नहीं अभी भी कनेक्ट कर पाते, लेकिन हम अपने आसपास भी देखते हैं, सब देखते हैं। अभी आजकल ये जो पेट पेरेंटिंग है या कुत्तों के साथ, बिल्लियों के साथ, हमको तो अभी आ रहे थे एक सज्जन बड़ा सा बिल्ला लिए, सफेद सफेद, इतनी बड़ी बड़ी आंख, लिफ्ट मिल गया, हम तो डर गए एक बार। अब वो ऐसे गोदी में उठाए थे कि ऐसा तो अपने बच्चे को भी आदमी उठाए, लेकिन उनके सेंटिमेंट जुड़े हुए हैं। राहुल गांधी निश्चित तौर पर ये जो एक नई जनरेशन तैयार हो रही है उससे इसके जरिए कनेक्ट कर रहे हैं। अब ठीक है, उस चक्कर में हेमंत विश्व शर्मा जैसा एक नेता उनके साथ दूर हो गया और वो वहां नौजवानों की पसंद बना हुआ है, वो अलग विषय है। अब दूसरा वाला, इस पे मेरा ऐतराज है सौरभ जी, ये मुझे समझ नहीं आ रहा है क्यों आप बारिश वाले वीडियो, अरे भाई मैं भी भीग के डालता हूं, मुझे रील बनानी होती है, मुझे वीडियो बनाना होता है, मुझे मजा आता है, लोग लाइक करते हैं। चलिए ठीक है, तो आप इस पे क्यों ऐतराज? भीगना ये आनंद देता है, वो कभी तो आनंद की अवस्था में। अरे मोदी जी ने वो एक इंस्टाग्राम का वीडियो बना दिया तो नौटंकी कर रहे हैं, तो ये फलाना कर रहे हैं, नहीं तो दिखाना कर रहे हैं, तो क्या नहीं हो गया था उसमें? नहीं, मोदी जी, और राहुल गांधी बारिश में खड़े होकर इंस्टाग्राम भीग करके वीडियो बनाना, तो वो क्या है? सीरियस नोट पे उनको लगा कि उनको छात्रों को अपनी बात, ये बात नहीं पहुंचा रहे हैं भाई। अरे मन किया, भीग गए, रील बन गई, आप लोग इतनी देर से चर्चा कर रहे हैं। हमारा भी कोई मन करता है, बारिश में सुबह निकलते हैं, आज बारिश हो रही है, आज चलो भीग लेते हैं, मजा आता है भाई। आप लोग एकदम से नहीं, आप मजे के लिए भीगते हैं कि रील के लिए भीगते हैं? अरे तो मजा रील सब एक साथ आ जाता है, मजा ले रहे हैं, रील बन गई। अरे हमारे पास लोग नहीं तो हमको खुद ही बनवाना पड़ता है। ट्रक ड्राइवर बन करके आप रील खिंचवाए हैं सर? नहीं, सुनिए, नाव पर बैठ करके, नाव पर बैठ करके, सर समय एक बयान और दिखा देता हूं इसी पे, ये आस्क मी एनीथिंग सेशन में। सर मतलब इंस्टाग्राम वाले इसमें आस्क मी एनीथिंग सेशन में शादी विवाह नहीं होगा। एक सवाल उनसे हो गया झारखंड के, सुनिए सर समय निकल जाए, झारखंड के छात्रों के मुद्दे पर क्या कहना है राहुल गांधी से, यह भी सवाल हो गया। तो अब देखिए उन्होंने क्या कहा। मतलब ये भी, अब ये सारे, मैं पहले तो तारीफ करता हूं राहुल, इतना ओपन सेशन लेना, इसमें सवाल कुछ भी पूछा जा रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव था राहुल गांधी का। सवाल बिल्कुल स्पॉन्टेनियस, जवाब भी, उत्तर भी बिल्कुल स्पॉन्टेनियस। इसका क्या जवाब दिया उन्होंने, वो राहुल गांधी का एक और जवाब होगा, वो लगा दिया। झारखंड के स्टूडेंट्स अपने हक के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्लीज उनको सपोर्ट करें। देखिए, स्टूडेंट प्रोटेस्ट जो देश में हो रही है, एजुकेशन सिस्टम के खिलाफ हो रही है। मैंने साफ कहा है, देहरादून में कहा है, कोटा में कहा है, और इलाहाबाद में जाकर कहने वाला हूं, हमारा एजुकेशन सिस्टम कोलैप्स्ड है, बहुत महंगा है और ऑप्रेसिव है। हर सरकार को स्टूडेंट्स की बात सुननी चाहिए और एजुकेशन सिस्टम को बदलने के लिए एक्शन लेना चाहिए, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, नेशनल सरकार हो या झारखंड की सरकार हो। ऐसा है, वो आजकल ओएमआर शीट होती है सब जगह पर ना एग्जाम में। अब मैं ओएमआर शीट पर ऑब्जेक्टिव सवाल में सब्जेक्टिव अगर कर दूंगा, मैं उस पर बगल में ऐसे लिख दूं तो प्रोफेसर साहब जैसे इन जो वो होंगे जांचने वाले, कॉपी फाड़ के फेंक देंगे। बिल्कुल सवाल सीधा हुआ, आप झारखंड के बच्चों के साथ हैं कि नहीं है?
और बताने लगे कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम बर्बाद हो गया। अरे आप हैं उनके साथ, तो उन्होंने कहा मैं सबके साथ हूं। सबके साथ का मतलब नहीं है, झारखंड में आपकी सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, जेएमएम और कांग्रेस की। आप क्या कर रहे हैं उनके लिए? आप बोलिए अपने मुख्यमंत्री को, हेमंत सोरेन को बोलिए क्या करना है। सीधी सी बात थी, इतना सा एक सवाल था। सौरभ एक लाइन तो जोड़ दूं ना, मैं चीफ मिनिस्टर से बात करूंगा। सौरभ एक लाइन तो जोड़ दूं ना, बस ये बोल नहीं देंगे। जब इनका एडमिशन हुआ था, अरे ना सुन लीजिए जरा सा, तब एडमिशन पूरा यूनिवर्सिटी सिस्टम कोलैप्स नहीं किया हुआ था, एजुकेशन सिस्टम गया था। इनकी बैकडोर से जो है वो एंट्री हुई थी सेंट स्टीफेंस में। कौन सा था? शूटिंग के बेसिस पर सर्टिफिकेट इनको मिला था, और वो शूटिंग दोबारा नहीं हुआ। फिर वो शूटिंग चैंपियनशिप खत्म हो गया उसके बाद। यूनिवर्सिटी में हुई नहीं कभी? नहीं, वो उसके बाद वो कहीं कौन सा शूटिंग चैंपियनशिप जीत करके लाया था उसका सर आदमी छोड़ देता है किसी दूसरा चीज को। हिस्ट्री में 19 नंबर आया था इनको 100 में। सेंट स्टीफेंस का रिकॉर्ड बताता है, लोग कह रहे हैं एजुकेशन सिस्टम। ठीक है, लेकिन वो सवाल सीधा था, झारखंड में क्या कर रहे हैं राहुल गांधी, बात इतनी है बस। देखिए, एक तो मतलब राहुल गांधी के अच्छे इनिशिएटिव है, अगर सीधा बात कर रहे हैं तो तभी सभी तरह के प्रश्न आएंगे, कई बहुत अच्छे प्रश्न आएंगे, कोई असहज करने वाले प्रश्न आएंगे। अभी राहुल गांधी के ऊपर है, वो राजनेता है, तो वो ऐसे प्रश्न जो उनकी पार्टी को उनको असहज करते हो, उनकी कोलिशन की राजनीति के लिए मुश्किल खड़ी करने वाले हैं, तो वो उससे बच के निकलेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और उन्होंने वही किया, स्पष्ट के साथ, उसमें सीधा वो कह नहीं सकते थे, तो उन्होंने उससे बचने की पूरी कोशिश की। लेकिन झारखंड कांग्रेस पार्टी ने 7 सुझाव हेमंत सोरेन को दिए हैं कि भाई ये 7 सुझाव है, आप इसके ऊपर काम करिए। और राहुल गांधी ने, मुझे लगता है, इनिशिएटिव शुरू किया, तो राहुल गांधी को भी इस बात का अंदाजा होगा कि मेरे पास ऐसे प्रश्न आएंगे जिनका प्रश्न मैं सीधा जवाब नहीं दे सकता हूं। अब ये उनकी स्मार्टनेस है। जब उनसे पूछा गया बीजेपी में आपका फेवरेट लीडर कौन है, उन्होंने स्मार्टली अमरिंदर सिंह का नाम ले दिया, और ज्योतिराज सिंधिया का भी नाम ले सकते थे कि भाई उनके दोस्त रहे, वो कांग्रेस के अंदर चले गए। तो मुझे लगता है कि वो अपने हिसाब से जवाब देंगे, और उनको लगा कि इसमें सीधे ओवरऑल राहुल गांधी का अच्छा इनिशिएटिव। कल ये कॉकरोच जनता पार्टी ने अपने 2 दिन के मंथन के बाद जो है उन्होंने अपनी नई टीम का और नए इनिशिएटिव का ऐलान कर दिया। मैं भी वही ढूंढ रहा हूं फोन पे, आपको बता देता हूं थोड़ी और आगे की खबर। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में इनकी मीटिंग हुई थी। अभिजीत दीप के, आशुतोष रांका, सौरभ दास और इनके जो और साथी हैं, सभी लोग मिले थे, और इन्होंने ऐलान किया कि ये सीजेपी अगले महीने 1 सितंबर से एक नया अभियान शुरू करेगी। इस अभियान का नाम है क्या बोलती पब्लिक। सीजेपी का कहना है कि इस अभियान के माध्यम से देश भर में ये लोगों से संवाद करेंगे, उनकी समस्याओं का पता लगाएंगे। और अभिजीत दीपके ने कहा कि इस कैंपेन से इस बात का पता चलेगा कि देश के इस वर्तमान हालात में जनता की सोच क्या है, किन मुद्दों का उनको सामना करना पड़ रहा है, और फिर ये लोग समर्थन भी जुटाएंगे, अलग अलग वर्गों का समर्थन जुटाएंगे। तो बेसिकली देश की नब्ज टटोलने की कोशिश है। अरे कल से मैं ये भी देख रहा हूं कि बहुत सारे पूर्व जर्नलिस्ट ने ये भी लिखा है कि ये डेजावू मूवमेंट है। डेजावू मूवमेंट क्या होता है कि कभी लगता है अरे यार ये तो देखा देखा सा है, ये तो पहले भी ऐसे ही देखा है। सबने कहा कि अरविंद केजरीवाल डिट्टो यही करते थे जब आए थे, देश में जाऊंगा, लोगों से बात करूंगा। अब वो तो एक एक चीज, इश्यूज भी जनता से पूछ करके क्या आपके मुद्दे हैं, ऐसे ही करते थे वो। तो ये सेम उसी राह पर चल पड़े हैं। लेकिन सवाल ये कि क्या ये पॉलिटिकल पार्टी बनाएंगे, इसका जवाब मुझे मिल गया है। इन्होंने जवाब दिया है कि हम अभी नहीं बनाएंगे, मुझे जवाब मिल गया है कि ये जरूर बनाएंगे। ये अभी जो है ये बहुत छोटा अभी है और ये बहुत थोड़े दिनों के लिए है। इसके बाद ये पार्टी बननी ही बननी है, ये पॉलिटिकल पार्टी ही बननी है। कहकर आपको दे दिया ना इसको। हाँ, नहीं मैंने कल इनके सर थोड़ी प्रोफाइल पढ़ी है सबकी, तो मैं ये लोग पॉलिटिक्स करने ही आए हैं। बिल्कुल नेगेटिव शब्द नहीं, पॉलिटिक्स पॉजिटिव शब्द है, मगर वो पॉलिटिक्स करने आए हैं, वो आंदोलन करने नहीं आए हैं, वो राजनीति करने आए हैं। तो जिस उद्देश्य से आए हैं वो उद्देश्य तो वो पूरा करेंगे ना। ये पहला कदम है, ये पहला कदम है केवल उनका। और जंतर मंतर के आंदोलन में जो उनको लोकप्रियता वगैरह मिली थी, उससे उनको ये लगा कि हमारे पास जन समर्थन है, तो उसको थोड़ा सा अभी और उबाल लाएंगे उसमें, और फिर आगे की कहानी जो है वो शुरू होगी। एक बयान होगा आपके पास इनका, अभिजीत दीपके का, वो सुना दीजिए कि इन्होंने क्या बताया कल अपने इनिशिएटिव के बारे में। कई सारे लोगों के मन में अभी प्रश्न है कि कॉकरोच जनता पार्टी की आइडियोलॉजी क्या है, कॉकरोच जनता पार्टी की विचारधारा क्या है। तो मैं उस पर यह कहना चाहता हूं कि कॉकरोच जनता पार्टी की वही विचारधारा, वही आइडियोलॉजी है जो इस देश के संविधान की विचारधारा है। कॉकरोच जनता पार्टी डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो भारत का सपना देखा था, उनके सपनों का जो भारत था, उनकी जो फिलॉसफीज थी, हमारी विचारधारा भी वही रहेगी। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का सोशल जस्टिस, महात्मा गांधी का नॉन वायलेंस एंड पीस, और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो मॉडर्न इंडिया का फाउंडेशन किया था, एक सपना देखा था आधुनिक भारत का, वो हमारी आइडियोलॉजी रहेगी, वो हमारी फिलॉसफी रहेगी।
नेहरू, अंबेडकर, गांधी, उन्होंने कहा ये हमारे आइडियल्स हैं और इनकी विचारधारा पर ही हम चलेंगे। लेकिन मैंने आपसे कह रहा था कि लोग ये पूछ रहे हैं कि ये कॉकरोच जनता पार्टी की टीम है कि अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की टीम है, ये सवाल क्यों उठ रहा है त्रिपाठी जी? देखिए, एक तो एक कि मतलब सब राजनीति में आ सकते हैं, तो तिलचट्टे भी राजनीति में आ सकते हैं। कोई ऐसा तो है नहीं, कोई एंट्री बैन है। ये भी 18 साल के हो चुके हैं, सब के पास वोटर कार्ड भी होगा ही मेरे ख्याल से। अब देखिए क्यों आ रहा है ये सवाल, आपने अच्छा पूछा। अब ये सब कुछ, अच्छा सोशल मीडिया कमाल की चीज है। इनकी वो कार्यकारिणी आई और लगे हाथ उसी पे लोगों ने डायरो बना बना के लिख दिया। अभिजीत दीपके 2020 से 23 तक आम आदमी पार्टी, आशुतोष रांका 19 से 26 तक आम आदमी पार्टी, अजिंक्य शिंदे महाराष्ट्र यूथ विंग, विजय रेड्डी ये भी जुड़ा हुआ है, योगेश इंगले ये भी आम आदमी पार्टी का रहा पुणे से जो है, अंकित भारद्वाज ये भी आम आदमी पार्टी से रहा। सवाल ये नहीं, अब मतलब 12-14 लोगों की में से 4-5 नहीं है, 7 लोगों के नाम मैंने गिन दिए, ये जो आम आदमी पार्टी से आम आदमी पार्टी से एफिलिएटेड है। दूसरा, इसको आप लोग मतलब मेरे मन में यूं ही आया, रखता हूं, अगर ठीक लगे, वो क्या कहते हैं ना कि ठीक लगे तो वो कभी शायर लोग कहते हैं ना शाबाशी दीजिएगा, तो बाकी वाला नहीं बताते हैं कि अंडे मारिएगा। तो है क्या ये, जरा समझिए। एक फिल्म में दिखाते हैं ना कि नेताजी थे, वो नए लड़कों को, ये तस्वीर चल रही है, मैं आपको ही बताऊंगा 2 मिनट में, बात पूरी कर लें। नए लड़कों को तैयार कर रहे हैं और नए लड़कों को लगा कि अरे ये तो हमारे ही साथ सब कुछ है, हमारे पीछे लड़के हैं, नेताजी का तो कोई मतलब ही नहीं। मुझे बस यही वाला कंफ्यूजन रह गया है। आपने अभी जो कहा ना, नेता बनने के अलावा इनके पास अब कोई विकल्प नहीं बचा है, आप इसको यूं समझिए, ये नेता ही बनेंगे। लेकिन अब इनको क्या अरविंद केजरीवाल छोटे नेता दिखने लगे हैं? क्या मनीष सिसोदिया, कुमार विश्वास, फलाना फलाना धमाका ऐसे सब जोड़ते हुए देखिए, तो क्या इनको लगता है कि अरे मैं बोल रहा हूं तो पूरा देश सुन रहा है, अरविंद बोल रहे हैं बेचारे कोई सुन ही रहे? मुझे कंफ्यूजन बस अब ये है। देखिए, ये सवाल तो उठेगा कि अरविंद केजरीवाल और कॉकरोच जनता पार्टी का रिश्ता क्या है, ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये इतने सारे लोग जो हैं ये अरविंद केजरीवाल से की नर्सरी से निकले हुए क्यों हैं? और अगर ये उनकी नर्सरी से निकले हुए लोग हैं तो क्या आज भी उसी स्कूल में पढ़ते हैं? क्या अरविंद केजरीवाल आज भी इनके प्रिंसिपल हैं? ये सवाल तो उठता ही रहेगा। लेकिन एक बात आप भी सोचिए, अरविंद केजरीवाल की खुद की पार्टी है, तो अरविंद केजरीवाल एक आंदोलन खड़ा करके उसकी एक अलग पार्टी बनवाएं, इससे उनको क्या फायदा? ये सवाल भी तो आएगा ना। अरविंद केजरीवाल एक अलग पार्टी क्यों बनवाएंगे? एक तो कुछ लोगों ने का ये कहना था, मैं पढ़ रहा था इनमें से कई की प्रोफाइल्स, खासकर मैंने कहा आशुतोष रांका की प्रोफाइल पढ़ी थी। किसी ने एक बहुत लंबा चौड़ा ऐसे इनके मित्र ने लिखा हुआ था, मैंने वो पढ़ा पूरा। तो पहले तो मुझे बहुत इंप्रेसिव लगा, इनका पूरा करियर बहुत इंप्रेसिव लगा। ये IITian है, IIT कानपुर से पढ़े हुए हैं, विदेश में बहुत महंगी नौकरी भी करते थे, छोड़ छाड़ के यहाँ पर आए हैं। मैं ऐसे हर आदमी की रिस्पेक्ट करता हूँ, अगर वो अपने देश के बारे में कुछ सोच करके तो आया तो ठीक है, अच्छी बात है। आगे जो कुछ वो कर पाए या इस अभी को विवाद हुए वो अलग चीज है। लेकिन अरविंद केजरीवाल क्यों इनको पार्टी बनाने के लिए प्रेरित करेंगे? तो किसी ने कहा ये रिश्ता वो नहीं है, रिश्ता ऐसा है कि जैसे एक टीम में सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली दोनों खेल रहे हैं, टीम एक ही है लेकिन दोनों खेल रहे हैं, दोनों के रन अलग बन रहे हैं। अब इनकी राह अलग हो गई है, लेकिन हाँ एक मेंटोर के तौर पर अरविंद केजरीवाल की तरफ जरूर देखते रहेंगे। मगर हाँ अब ये जो कुछ कर रहे हैं ये अरविंद केजरीवाल की डिक्टेशन पे नहीं कर रहे हैं, ऐसा कुछ लोगों को कहना है। आप सहमत हैं इस बात से? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। मुझे लगता है कि अभिजीत दीपके, आशुतोष रांका और सौरव दास ने अपनी लाइन अलग बना ली है। ओके, ये अलग पहचान है इनकी अलग पहचान है। और ये जो पूरा आंदोलन इन्होंने खड़ा है, इन्होंने अपनी दम पर खड़ा करा, उसमें ठीक है अरविंद केजरीवाल के जो सहयोग रहा होगा, जैसे अन्य राजनीतिक दलों ने दिया, कांग्रेस ने दिया, बाकी लोगों ने दिया, वैसे भी अरविंद केजरीवाल ने दिया होगा। लेकिन उन्होंने अपना रास्ता चुन लिया और मुझे लगता है कि अब ये कोशिश करेंगे कि अरविंद केजरीवाल ने आंदोलन के बाद जो पार्टी बनाई और जो गलतियां अरविंद केजरीवाल ने की है वो गलती ये न करें, ये लंबे समय की राजनीति का प्लान करेंगे। और मुझे लग रहा है कि इसीलिए जो अरविंद केजरीवाल ने तत्काल आंदोलन के बाद पार्टी बनाने की घोषणा कर दी थी, इन्होंने अभी समय लिया। अभी यह कह नहीं रहे कि हम राजनीतिक दल बनाएंगे, अभी ये बता रहे हैं कि हम प्रेशर ग्रुप के काम करेंगे, सरकार से प्रश्न पूछेंगे, सरकार को प्रेशर के रूप में रखेंगे, सरकार से जनता के हित में काम करने की बात करेंगे। अभी ये अपना नया आंदोलन शुरू करेंगे और मुझे लगता है ये मूवमेंट में अभी ये लोगों से जनसंपर्क बढ़ाएंगे, युवाओं के साथ मिलेंगे, बाकी लोगों से मिलेंगे और पूरे देश में अपना नेटवर्क खड़ा करेंगे। उसके बाद मुझे लग रहा है कि 2029 के समय इन्हें अगर लगेगा कि अब हमारे पास मोमेंटम है तो राजनीतिक दल बनाएंगे। और फिर इस बात को जानते हैं कि अगर ये राजनीतिक दल बनाते हैं
तो उनसे सहमत होने वाले लोगों में उनको चुनाव के बाद किसी गठबंधन की जरूरत पड़ती है तो अरविंद केजरीवाल जैसे लोग ही तो उनके समर्थन में आएंगे किसी ना, का साथ दे देंगे, साथ दे देंगे। ऐसा क्या जरूरत पड़ा कि भाई हमारे आधे विधायक है, आपके आधे विधायक है, तो मिलकर चुनाव लड़ो। चुनाव में अगर बंटवारा करना सीटों का तो आधी सीटें आप ले लीजिए, आधी हम ले लीजिए, मिलकर लड़ेंगे। भविष्य के उस राजनीति को मुझे लगता है ये बढ़ रहे हैं और अभी और लोगों को इसी मुहिम में जोड़ने की कोशिश। एक वो आप जो तस्वीर देख रहे थे ना, सड़क पर लड़के कुछ बैठे हुए थे, वो तस्वीर चला दिए जरा। वो क्या है कि जहां ये संभाजी नगर में अभिजीत दीपके के घर में इनकी मीटिंग चल रही थी, बाहर ही कुछ लड़के प्रदर्शन कर रहे थे। ये कह रहे हैं कि हम भी सीजेपी के ही वॉलंटियर हैं, लेकिन सीजेपी की जो ये टीम बन रही है, ये अनशन पर बैठ गए, भूख हड़ताल पर बैठ गए। इनका आरोप ये था कि आंदोलन में हमने भी लाठियां खाई, पुलिस का सामना हमने किया और इन नेताओं ने नहीं किया। लेकिन सीजेपी के सारे पद जो हैं अभिजीत दीपके ने अपने दोस्तों को बांट दिए। एक दोस्त, किसी दोस्त को अपने प्रवक्ता पद बना दिया, उसकी गर्लफ्रेंड को कुछ और पद दे दिया। ऐसे ही नहीं के शब्द हैं, मेरे नहीं है। तो ये कह रहे हैं कि ये आप तुरंत खत्म कीजिए और एक ऐसी टीम, इंक्लूसिव टीम बनाइए जिसमें हर किसी का प्रतिनिधित्व। थोड़ा सुनवा दीजिए इनकी बात। भाई है वो, हम उसके खिलाफ अपने कॉलेज के फ्रेंड को इन सबको ये किया जा रहा है। हमने इंटरनल ये चीजें बाहर लाए, इसके बहुत प्रयास किए। आपके विरोध नहीं, हम अनशन कर रहे, आज से हमने अन्न जल छोड़ दिया। हमारे भाई क्या कारण क्या? कारण यही है कि भाई हमारा परिवार है, आंदोलन हमारा है, आंदोलन देश का है। तो देश में जितने भी लोग हैं उन सबको इन करके एक डिसीजन लिया जाए। मेरा दोस्त है तो मैं इसको स्पोक्स पर्सन बना दूं, उसकी गर्लफ्रेंड है तो इसको स्पोक्स पर्सन बना दूं। ये सब चीजें नहीं होगी। देश में जिन लोगों ने लाठियां खाई है, जिन्होंने आंदोलन किया, उन सबको पार्टिसिपेट होना। कोई डिसीजन आप टीम से हो? हम टीम नहीं है, हम वॉलंटियर ही है। हमारा छोटा भाई है वो, हम उसके खिलाफ नहीं है। आपकी बात हुई उनसे कुछ? हमारी बात कंटिन्यू हम प्रयास कर रहे हैं, पर हमारे चले, ये भी होता है आंदोलनों में, ये भी होता है। कुछ अभी पूछ रहे थे। ये देखिए एक चित्र है केजरीवाल इसमें, हाँ, ये केजरीवाल जी की ड्राइविंग सीट पर जो बैठा है, इसका नाम है अजिंक्य। ये संगठन महामंत्री बना दिया गया, ये सोशल मीडिया पर चल रहा है और इसको इंचार्ज बनाया है। और अभी भी अगर अभी की बात कर रहे हैं, ये तो एकदम पॉलिटिकल पार्टी जैसा व्यवहार चल रहा है। इसमें कोई बुराई नहीं, आ जाओ भाई, सीधे खुल के आ जाओ। सबको समझ में आ रहा है कि अब अभिजीत दीपके, सौरभ दास, रांका, ये सब उसी तरह व्यवहार कर रहे हैं जैसे अरविंद कर रहे थे। आप जरा सोचिए, मैं इन लोगों को तो बिल्कुल ही पता नहीं क्यों मुझे नई बातें हैं, मतलब मेरा अपना व्यू पॉइंट है, आप लोग नाराज हो सकते हैं उस पर, लेकिन मुझे ये लगता है कि ये कुछ लोगों के जरिए क्यूरेटेड है, ये कोई इनका अपना आंदोलन या कोई आधार नहीं है। दहिया बेचारे क्या गलती थी, सिर्फ एक बर्गरे तो खाया था ना, चलो ठीक है, उस वक्त नहीं खाना चाहिए था, मेरा मानना। लेकिन विजय जी का तो मानना था खा लेना चाहिए। नॉविस भी तो है ना ये, सॉरी मैं कह रहा हूं, लेकिन नॉविस है ना। नहीं, अरे नहीं, इनको आप इस आंदोलन को समझिए ना, ये बड़े अच्छे से तैयार होकर आए हुए लोग हैं, ये पके पकाए लोग हैं, इनको बाकायदा प्रशिक्षित लोग हैं, इसको ऐसे मत देखिए आप। सर कैसे देखते हैं अभी आप फिलहाल इनको, कोई फॉर्म लेते हुए देख रहे हैं, इनको कोई स्ट्रक्चर लेते हुए देख रहे हैं? मुझे लग रहा है स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं और हम थोड़ा सा ज्यादा बेचैन हो रहा है। भाई वो ऐसे ही अभी करेंगे। अरविंद जी को भी यदि पूरा देखें तो पहले वो 10 साल रहे। अरविंद जी को मैं तो उस समय से जानता हूं कि जब वो आरटीआई के एक्टिविस्ट के तौर पर दफ्तर के बाहर कुर्सी लगा के बैठा, तो वो लगातार ऐसा होता है। जब ताकत बन जाएगी तो पॉलिटिकल पार्टी बना लेंगे, नहीं बनाएंगे तो अरविंद जी के साथ चले। मतलब इसमें से कोई भी चीज हो सकती है और किसी पे भी क्या आपत्ति हो सकती है हमें। और अभी तो 100 दिन भी नहीं हुए, बहुत सारे लोग तो 100 साल में सामाजिक संगठन के नाम पर लाइफ में आ रहा है। मुझे उसके इश्यूज से प्रॉब्लम हो सकती है, पर क्या प्रॉब्लम है अगर वो पब्लिक लाइफ में? हाँ, वही तो कह रहा हूं, कोई इसमें प्रॉब्लम थोड़ी कितना विकल्प। और आप इतना जल्दी कर रहे हैं, बहुत सारे लोग तो 100 साल सामाजिक संगठन रहकर राजनीति करते रहे, अभी तो उन्हें 100 दिन हुए। नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं कोई प्रॉब्लम नहीं है। विकल्प दे दिया, नेहरू जी, अंबेडकर जी, गांधी जी, कहीं भी जा सकते हैं भाई, इन्होंने तो बड़ी तैयारी की है। एक बार सर अब इन पे बोलते बोलते वो अब मोहन भागवत जी की बात भी सुना देते हैं। कल मोहन भागवत जी ने मुझे बहुत अच्छा लगा जिस तरीके से उन्होंने 1 घंटा लगातार सवालों के जवाब दिए। जेन जी और जेन अल्फा, इनके सवालों के वो सीधे जवाब दे रहे थे। उनसे जो प्रश्न कर रहा था एक बालक जो था वो क्या सर, शाह कोई लड़का था, बहुत अच्छे से सवाल पूछ रहा था वो भी। और उसने ये क्लियर किया कि ये सारे सवाल क्राउड सोर्स्ड हैं, लोगों से ही मंगवाए गए। वो ऐसा नहीं था कि कोई इंटरव्यूअर उसने अपने सवाल बनवाए थे, तो लोगों के सवाल थे, ये जेनजी बच्चों के ही सवाल थे। और उन्होंने बड़े ही ओपनली जवाब दिए। जवाबों पे हम डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे जेनजी पर उन्होंने बड़ा साफ साफ कहा, जेनजी को एंटी नेशनल कहना गलत, जेनजी देशभक्त है, हमसे ज्यादा ईमानदार है। हम पहले जो हमारे माता पिता कहते थे उसको आंख बंद करके मान लेते थे। आज का जेनजी ये सवाल पूछता है, इसके सवालों के जवाब देने चाहिए। जवाब नहीं दिए, इसीलिए आंदोलन हुआ।
शिक्षा व्यवस्था में कमियां हैं वो पूरी करनी पड़ेंगी। इनकी मांगे गलत नहीं थी, इनकी मांगे जायज हैं। आंदोलन भी बातचीत का और डायलॉग का एक तरीका ही होता है। सारी बातें कह दी उन्होंने, और उन्होंने ये भी कह दिया कि अगर मुझे आंख मूंद के भी भरोसा करना पड़े तो मैं जेनजी पर कर दूंगा। जेनजी अगर एजिटेशन कर रही है तो एंटी नेशनल तो है नहीं, अपने लोग हैं, अपनी नेक्स्ट जनरेशन है जी, संबंध चाहिए, वो हमारा संबंध है, उसका रिकॉग्निशन चाहिए, तब ये डायलॉग होता है। वहां की बात हमको समझ में आती है, हमारी बात वहां समझ में आती है, ये होता है, तो होना चाहिए। और जेन जी वगैरह ऐसी है, ऐसा मैं तो बिल्कुल नहीं मानता कि ये जो नई पीढ़ी है जेन जी, जेन अल्फा, ये अभी जो हमारी एग्जिस्टिंग पीढ़ी है उससे ज्यादा ऑनेस्ट है। अरे वाह, बढ़िया है। और देशभक्ति और सेवा का ऑनेस्ट अपील उसमें चलता है। ये क्यों हुआ, क्या हुआ, इसके कारणों में जाना पड़ेगा, लेकिन इसको देख के कहाँ गड़बड़ है ये तय करना पड़ा। तो कुछ मॉड्यूल्स वगैरह इसमें घुस गए, उनका कुछ भंडाफोड़ वगैरह इसी न्यूज में पढ़ रहा था। वो कितनी सही है नहीं है मुझे मालूम नहीं, लेकिन मुझे अगर आंख मूंद कर विश्वास रखने के लिए कहा तो मैं जैन जी पर विश्वास रखूंगा। क्या बात है। बड़े धर्म संकट में डाल दिया मोहन जी ने, बहुत सारे लोगों को बहुत धर्म संकट में डाल दिया। अब कैसे आलोचना करें, क्या कहें, सब कुछ रह गया कहने के लिए अब। नहीं, लेकिन धर्म संकट जैसा कहाँ है, तो पता नहीं। न धर्म संकट है न संकट में धर्म है। हाँ सर। देखिए, स्वयंसेवक के नाते तो मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन क्या वास्तविक जीवन में ऐसा होता है क्या? हम संगठन में ही बात करें, हम अपने विश्वविद्यालय में बात करें, क्या वाकई संवाद होता है क्या? कहीं भी संवाद होता है क्या? यदि एक शब्द हम असहमति का हमारा व्यक्त हो जाए तो हम काफिर घोषित कर दिए जाएंगे। ये एक सच्चाई है, इस चीज को समझिएगा। ये हम सबकी मन स्थिति है। हम क्या चाहते हैं? हम स्वामी भक्त चाहते हैं, हम ईमानदार आदमी नहीं चाहते हैं, हम व्यक्तिगत तौर पर मेरे लिए लॉयल हो वो चाहते हैं। संघ में हमें क्या सिखाया गया था? हम किसकी प्रतिज्ञा लेते हैं? हम संघ में भगवा ध्वज की प्रतिज्ञा लेते हैं। हम किसी व्यक्ति की प्रतिज्ञा नहीं लेते हैं, किसी संगठन की प्रतिज्ञा नहीं लेते हैं। हमारी सर्वश्रेष्ठ प्रतिज्ञा क्या है? भगवा ध्वज की प्रतिज्ञा लेना। मेरा मूल्यांकन एज ए स्वयंसेवक वही होगा कि मैं भगवा ध्वज के प्रति कमिटेड हूं या नहीं कमिटेड हूं। अब जरा इसको जमीन पर उतार करके हम देखें। हम आज अपने वाइस चांसलर से बात करें, 4 कटु लाइन हम वाइस चांसलर को बोल दें, वो सच भी होगा, तो वाइस चांसलर के लिए मैं कल से दुश्मन हो जाऊंगा। हम जिस सत्ता प्रतिष्ठान से जुड़े हुए लोगों को यदि मैं बोल दूं कि नहीं आप ये गलत कर रहे हैं, तो मैं उसके लिए कल से एंटी हो जाऊंगा। कल यदि हम जिस विचार परिवार से जुड़े हुए हैं, यदि उसके बारे में यदि हम कुछ बात कर दें तो भी कहा जाएगा कि ये तो पथ से भटक गए हैं। एक लाइन बस, एक लाइन कॉन्टेक्स्ट देते हुए, केवल आप जो बातें कह रहे हैं उसको मैं उसके पे कुछ गलत नहीं कह रहा हूं, वो केवल बच्चों के बारे में कह रहे थे। नहीं कि बच्चों से बात करना ही विकल्प है, और बच्चों पे भरोसा ही करोगे ना। मैं अपने बच्चे पे भरोसा ही करूंगा ना, मैं अपने बच्चे को एंटी नेशनल थोड़ी कह दूंगा अगर वो सवाल पूछेगा तो। वो ये कह रहे हैं। बिल्कुल नहीं। तो उस स्थिति में तो फिर उमर खालिद को भी हमको एंटी नेशनल नहीं बोलना चाहिए। बहुत से लोग कहते हैं नहीं बोलना चाहिए। नहीं बोलना चाहिए, बिल्कुल। लेट्स डिस्कस दिस। मैं उस पे आता हूं। आप मोहन जी की बात का एक तरफ की चर्चा हो रही है। उमर खालिद जेनजी नहीं है, पहले तो उमर खालिद जेनजी नहीं है। जेनजी का मतलब कोई एज, यूथ की बात हो रही है। यूथ की बात नहीं, जेनजी एक एज ब्रैकेट इसीलिए है कि आप उसको मानते हैं कि ये बिल्कुल, कैसे कहूं, मेरे पास शब्द नहीं है वो। सौरभ, मैं अपनी फ्रेश फ्लावर नया है। सौरभ, मैं अपनी बात खत्म कर लूं, मैं कॉन्टेक्स्ट से बाहर चला जाएगा, और यदि आप बीच में काट देंगे तो वाकई वो गलत मैसेजिंग भी हो जाएगा। मेरा बेटा है और वो जेनजी की कैटेगरी में है।
बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो वो कहता है और मुझे अच्छा नहीं लगता है, लेकिन हम अपने बच्चे को घर से भगा नहीं देते हैं। मोहन जी उसी संदर्भ में इस बात को कह रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, समझ रहे हैं। मेरा बेटा अब ऐसी चीजें कह देता है जैसे लगता है कि अरे कल बाहर ये जाकर के कहेगा तो लोग कहेंगे कि अरे ये संगीत रागी का बेटा है, ऐसी बातें कर रहा है। संगीत रागी ने अपने बच्चे को ट्रेन कैसे किया, वो मेरे पेरेंटिंग तक आ जाएगा। लेकिन फिर भी हम अपने बच्चे के तमाम गुनाहों को, मेरी पत्नी ने कहा ये बात, कहा कि तुम्हारा बेटा बोलता है कई बार, तुम गुस्से में आते हो, लेकिन क्या तुम उसको घर से बाहर निकाल देते हो। वही कह रहे हैं वो भी। हाँ, तो उसी संदर्भ में मोहन जी की बात है। नहीं तो इसका मतलब कतई नहीं है कि ऐसे गुमराह बच्चे जो बंदूक लेते हैं, उठाते हैं, पिस्टल उठाते हैं और जिंदगी की ही कैटेगरी में है, उनको भी वो मोहन जी जो है वो क्लीन चिट दे रहे हैं। मुझे नहीं लगता है कि उनको क्लीन चिट देंगे। ठीक है। एक खबर आ रही है अभी, आयसा की अध्यक्ष है नेहा बोरा, यह आज रांची में जो छात्र आंदोलन चल रहा है झारखंड में, उनको समर्थन देने के लिए विधानसभा का घेराव करने पहुंची थी और किसी ने इनके ऊपर स्याही फेंक दी है। आयसा की अध्यक्ष छात्रों के समर्थन में रांची पहुंची और इन पर स्याही फेंक दी गई। देखिए आप जरा तस्वीर। ये दिल्ली की प्रोटेस्ट में भी काफी एक्टिव रही। ये सीजेपी वाले भी जो हैं कम्युनिस्ट पार्टी के दफ्तर में जाकर उन्होंने स्पीच वगैरह दी है। ये वहां झारखंड भी पहुंची थी, इन पर स्याही फेंक दी गई। एक्चुअली झारखंड, ये जिसने क्या गलत किया झारखंड में, लेकिन लोग बड़ा बच के चल रहे हैं छात्र। ये नहीं चाह रहे कि हमारे बीच में कोई भी पॉलिटिकल कलर वाला आदमी आए। नहीं, जो लोग जैसे दिल्ली में आए थे ऐसे किसी आदमी को ये लोग एंटरटेन नहीं कर रहे। हर्षवर्धन जी जो कल कह रहे थे, यह स्वतः स्फूर्त आंदोलन है, वो प्रायोजित आंदोलन था। ये दोनों के बीच में फर्क है। जो प्रायोजित आंदोलन होता है उसके पीछे ताकतें खड़ी होती हैं। ऐसा है क्या समीर? जो स्वतः स्फूर्त आंदोलन होता है वो स्वयं अपने ये गलत है, ये गलत है। जो ये खाली स्टूडेंट का आंदोलन नहीं है, भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन दिया है। और बाबूलाल मरांडी कल इनसे मिलकर आए, रात को आधा घंटे की बातचीत करके आए और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का भी इसको समर्थन मिला है। तो सिर्फ ये कह देना कि सिर्फ छात्रों का, तो छात्र कोई भी हो सकता है ना, किसी भी यूनियन से जुड़ा हुआ, NSUI का हो, AFSA का हो, ABP का हो, छात्र है, कॉलेज में पढ़ रहा है, वो भी इस संकट से गुजरा होगा। अगर वो कल समर्थन दे रहा तो ये थोड़ी कह सकती कि भाई वो स्टूडेंट ABP का या NSUI का या वामपंथी दलों से जुड़ा हुआ है तो वो छात्र नहीं है। छात्र है, अब उसकी विचारधारा क्या जुड़ी है या लगे, लेकिन सारे विचारधारा के छात्रों की समस्या अगर एक होगी तो सारे छात्र एक अम्ब्रेला के नीचे आ सकते हैं एक समस्या को लेके। ये नौकरी न मिलना है, सभी छात्रों की समस्या है। पेपर लीक होना सभी छात्रों की समस्या है। बेरोजगारी सभी छात्रों की समस्या है। तो उन छात्रों ने बीजेपी के ऊपर आरोप लगाया है स्याही फेंकने का कि बीजेपी के वर्कर्स ने कराया। देखिए, अब वो तो बीजेपी के लिए कहेगी ना, मुझे लगता है बीजेपी का कोई लेना देना नहीं होगा। लेकिन अब ये तो नहीं कहेगी कि मेरी स्टूडेंट विंग ने आरोप लगाया होगा। जिस पे हमला होगा तो वो विरोधी पार्टी के ऊपर ही आरोप लगाया, इसमें कुछ नया नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि वहां पर अब छात्र के कई नेता लोग पहुंचे होंगे और वहां स्थानीय लोगों को लग रहा होगा कि भाई ये दिल्ली से आकर इस पूरे मूवमेंट को हाईजैक करना चाहती है। एक बात कहनी पड़ेगी सर, लेफ्ट पार्टियां भले ही जो है सरकारों से गायब हो रही है, लेकिन इनकी जो स्टूडेंट विंग है ये हमेशा चर्चित रहती है। नहीं सर, नहीं है सर। मतलब मीडिया वाले अतिरेक करते हैं, हम लोग मतलब ओवर एस्टिमेशन करते हैं। बताइए ने कहा ये कौन सा ऐसा काम कर रही थी ये लड़की जिसकी वजह से आप जानते हो? तिलचट्टा प्रदर्शन में आई, वहां अनशन कर दिया, उसके बाद से सब उसको सर माथे बिठाए घूम रहे हैं। उसके पॉडकास्ट चल रहे हैं कि मेरे पिता मुझसे बात इसलिए नहीं करते क्योंकि मैं तो लेफ्टिस्ट हो गई, वो राइट विंग के थे, 10 साल मेरे पिता ने बात की, उसको गर्व से बता रही है और उसके बाद वो हंस रही है। तो ये तो बड़ा नहीं, वो भी बोल रही है कि मेरे पिता इंडियन आर्मी से जुड़े हुए। वही मैं कह रहा हूं, वो हाँ वो कह रहे हैं कि तुम्हारे लोग मारते हैं और ये वो। अब सवाल ये कि आप उन लोगों को ज्यादा हम लोग तवज्जो देते हैं जो आतंकवादियों के साथ खड़े हो जाए, जो उमर खालिद के साथ खड़े हो जाए। चर्चित हो गई, मैं कहता हूं क्यों चर्चित हुई, इस पे तो बात करिए ना। क्या लेफ्ट यूनियन सचमुच लेफ्ट के छात्र संगठन कोई आंदोलन देश में कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं सर, नहीं कर रहे हैं। अगर कर रहे होते तो ये स्थिति थोड़ी ना आती। चलिए आप सरकार को गाली दे लीजिए, जिसको भी कहना है कहिए, वो ठीक है, लेकिन क्या कोई जिसको हम बार बार करें लेफ्ट का बड़ा प्रभाव, कहां प्रभाव है भाई? किसी विश्वविद्यालय में किसी जगह पर कहीं कोई इनका किसी तरह का एक स्टेटमेंट सुना दीजिए, सुना दीजिए। हाँ, ये गाजा पर जरूर आपको दिखते हैं कि स्याही फेंक दी, क्या करेंगे? 20 जुलाई को हमारे ऊपर टीयर गैस शेल फेंके गए थे, लाठियां फेंकी गई थी, पेलेट गन्स चलाए गए थे। अगर तब छात्र नहीं डरे तो आपकी ये मामूली सी स्याही से क्या करेंगे?
नहीं, शुरू हो गई नेतागिरी तो शुरू हो गई वहां पे। मेरा कहना है कि जिस आयशा के अध्यक्ष की बात कर रहे हैं, जंतर मंतर पर हम लोगों ने 2 वीडियो देखे थे। एक वीडियो में 2 स्टूडेंट हैं जो उनके कंधे पे हाथ रख करके ये चल रही थी, यानी बताने का ये प्रयास था कि हम आंदोलन में इतने ये हो गए हैं कि हम चला नहीं जा रहा है। उसी शाम आपका एक वीडियो रिलीज हो गया जिसमें आम आदमी पार्टी के सौरभ दास, रांका वगैरह सभी का, उस वीडियो वो 5 स्टार लोगों ने कहा है, 5 स्टार का है या 7 स्टार का है मुझे नहीं मालूम है, वो जो भी स्टार का हो, लेकिन अच्छा था, बड़ा भव्य था। उसमें ये पूरे तन्मय से डांस करते हुए, जो जेंजी का डांस होता है, हम बार बार जिंजी बोल देते हैं, उस पार्टी वाले वीडियो में ये डांस करती हुई दिखी। तो ये मतलब कहने का मतलब है, तो ऐसे ही ना हम बीमार बन करके बाहर दिखें और अंदर जा रहे हैं तो कोई और दिखे। आरक्षण पर मोहन भागवत जी और केंद्र सरकार ने क्या कहा है ये आपको बताएंगे। महुआ मोइत्रा अंडा अटैक पर गई थी सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, मोदी जी का नया वीडियो आया, क्या है उसमें दिखाएंगे आपको। लेकिन पहले केजरीवाल जी की एक खबर आप देख लीजिए। जुलाई 2026 ये विपक्ष के लिए किसी जीवन दान जैसे महीने से कम नहीं है। चढ़ावा चोरी का मुद्दा, पेपर लीक का मुद्दा, E20 का मुद्दा, सब पर विपक्ष ने खूब जमकर बैटिंग की और केजरीवाल जी ने तो एथेनॉल के मुद्दे को हाथों हाथ ले लिया है। अब अरविंद केजरीवाल ने 2-3 ऐसी बातें की जिन पर कल विवाद हो गया। पहले इन्होंने कहा कि E20 गाड़ियां बर्बाद कर रहा है, फिर कल इन्होंने कहा कि ये E20 पर नहीं रुकेंगे, ये E50 ला रहे हैं, ये केंद्र सरकार 50% एथेनॉल वाला पेट्रोल बेचेगी तो तुम्हारी गाड़ियों का क्या होगा, तो बर्बाद हो जाएंगी। ये इन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। पहले ये कह ही चुके हैं कि अमेरिका के प्रेशर में सरकार जो है ये एथेनॉल खरीद रही है अमेरिका से। एक बात इन्होंने और कह दी कल कि अभी तो तुम्हारी गाड़ियों में एथेनॉल डाला जा रहा है, अब तो ये हवाई जहाज में एथेनॉल डालने की बात कर रहे हैं। तो हवाई जहाज में एथेनॉल डालेंगे तो सोचो कितना रिस्की है, गाड़ी बंद हो जाती है, हवाई जहाज बंद हो गया तो। ये बात कही अरविंद केजरीवाल जी ने कि सरकार जो है एथेनॉल में, एविएशन फ्यूल में एथेनॉल मिलाने जा रही है। ये दावा भी उन्होंने कर दिया। अब बड़ी अपील उन्होंने की है कि भाई इसका ख्याल रखना आगे, मतलब सब तमाम जगहों के वोटर्स से भी उन्होंने अपील की कि इस मुद्दे को आपने देखना है, कि इस मुद्दे पर जवाब देना है आपने सारे लोगों को। लेकिन ये इन सब बातों का इनको जवाब कल का कल दे दिया गया सरकार की तरफ से भी। पहले तो सरकार की तरफ से कहा गया कि हम पेट्रोल में मिलाने के लिए एथेनॉल नहीं खरीदते, हम एथेनॉल नहीं खरीदते पेट्रोल में मिलाने के लिए। फिर एक दूसरा जवाब दे दिया गया है इनको एविएशन मिनिस्ट्री की तरफ से। एविएशन मिनिस्ट्री की तरफ से कहा गया कि टरबाइन फ्यूल में, एविएशन फ्यूल में एथेनॉल मिलाया जाता है, लेकिन वो एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, दुनिया भर में होता है और उसको एथेनॉल वाला एविएशन फ्यूल नहीं कहा जाता, उसकी अलग एक टर्मिनोलॉजी है। वो ऐसे ही नहीं है कि आपने एविएशन टरबाइन फ्यूल में बस पेट्रोल की तरह थोड़ा सा इसको मिला दिया। ये बाकायदा कल एविएशन मिनिस्टर जो है नायडू, उनकी तरफ से जो है उसको उन्होंने बताया गया कि ये बिल्कुल सेफ होता है वो, और ये दुनिया भर में होता है, केवल ये हमारे लिए, हमारे ही देश में ऐसा नहीं हो रहा है। सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल SAF ये इसको कहा जाता है, और ये कहा गया उनकी तरफ से SAF इज एन इंटरनेशनली सर्टिफाइड aviation fuel recognized by International Civil Aviation Organization and adopted globally। तो ये कोई भारत में ही नहीं हो रहा। तो उन्होंने कहा कि केजरीवाल जी पैनिक फैलाने का काम ना करें। लेकिन केजरीवाल जी ने इस पर आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, छोटा सा देख लें। प्रोड्यूसर, अमेरिका का प्रेशर है, ट्रंप का मोदी जी पे प्रेशर है कि आप हमसे इथेनॉल खरीदो। USA इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ इथेनॉल इन द वर्ल्ड, पर USA अपना इथेनॉल कंज्यूम नहीं कर पा रहा, उनके किसान दुखी हैं। उनके यहाँ E10 है, उन्होंने E20 नहीं किया, लेकिन उन्होंने मोदी जी को फोर्स किया कि आप E20 लागू करो और आप हमारा इथेनॉल जो है वो इंपोर्ट करो, क्योंकि मोदी जी इज अनेबल टू विदस्टैंड द प्रेशर फ्रॉम ट्रम्प। तो बीजेपी को बहुत अहंकार हो गया है कि हम चुनाव तो जीत ही जाते हैं, हम जो मर्जी कर लें, जनता कुछ नहीं कर सकती। तो 3 मुद्दे हैं त्रिपाठी जी कल जो केजरीवाल जी ने उठाए। पहला कि भाई अमेरिका से एथेनॉल खरीद रही है भारत, खरीद रहा है दबाव में। दूसरा, ये 50% एथेनॉल वाला पेट्रोल लाने वाले हैं। और तीसरा, भी हवाई जहाज में भी एथेनॉल मिलाने वाले हैं। नहीं, एक तो ये कि सही में अरविंद जी ने IIT से ही पढ़ाई की है। इतना ज्यादा मूर्खता कैसे किसी को सकती है? अरे आज के समय में, ये तब का समय नहीं रहा कि फॉर्मूला के लिए आपको गुरुजी को फोन करना पड़ेगा या टीचर के पास जाना पड़ेगा। अरे आज के समय फॉर्मूला 30 सेकंड नहीं, 5 सेकंड में ये जो बोल रहे हैं। कल
हम लोगों ने बड़ी डिटेल में चर्चा की थी, भाई हम वहां से एथेनॉल नहीं ले रहे हैं पेट्रोल में मिलाने के लिए, झूठ है। 50%। ये जो कह रहे हो वो पूरी तरह से झूठ है। जो कह रहे हो हवाई जहाज रुक जाएगा, ये भी झूठ है। वो तो शुद्ध पैनिक फैलाने वाली, मतलब ये तो आप डर फैला रहे हैं। और जब आप ये सब कह रहे हो कि नहीं नहीं ये तो क्या है कि वो तो ट्रंप के सामने डरे रहते हैं और सब कुछ, पता चला जो अभी आंकड़ा आया था, पता नहीं हम लोग भी भूल जाते हैं, बात नहीं करते हैं। रशिया से रिकॉर्ड तेल खरीद लिया। जब अमेरिका कह रहा है कि मत खरीदो, तो रशिया से रिकॉर्ड तेल भारत ने खरीदा है। आज तक ट्रेड डील हो नहीं पाई क्योंकि भारत कह रहा है कि हम अपनी शर्तों पर निगोशिएट करने को तैयार नहीं है। क्या इनको ये नहीं लगता कि भाई ठीक है? और मुझे लग रहा है कि इनके पॉलिटिक्स का पीरियड इसीलिए छोटा हो गया क्योंकि ये आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं, इनको तरीका ही नहीं सूझ रहा है, इनके पास लोग ही नहीं है, और ऊपर से राका वाका और निकल गए। जो लड़के वो तिलचट्टे बन गए, वो आम आदमी पार्टी की बजाय वो कहे कि अब आम आदमी में नहीं मजा, अब तिलचट्टों में। इसमें कांग्रेस ने भी एक बात कही कल, E20 पर ही याद आ गया मेरे को। कांग्रेस जयराम रमेश ने कहा कि सरकार ये जो E20 मिला रही है, एथेनॉल मिला रही है पेट्रोल में 20%, तो सरकार तो ये कहती है कि हम पर्यावरण की चिंता कर रहे हैं, हम एक्सपोर्ट की चिंता कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि पहले तो ये बताएं एथेनॉल का भी पर्यावरण पर इंपैक्ट क्या है, सस्टेनेबिलिटी, क्योंकि उन्होंने कहा कि दुनिया भर में एथेनॉल जो है वो एग्रीकल्चरल रेजिड्यू से बनता है, बाय प्रोडक्ट से बनता है। हम बनाते हैं सीधे प्रोड्यूस से, गन्ने से बनाते हैं, किसी और चीज से बनाते हैं, उसमें पानी बहुत लगता है उसमें। उसने कहा फिर इकोलॉजी की पूरी स्टडी बताइए ना कि इसका इंपैक्ट क्या है। नहीं बनता तो देखिए हर जगह वैसे ही है। कांग्रेस फिर थोड़ा सा वही करे, ऐसा थोड़ी ना गन्ना से एथेनॉल सीधे बन जाता है, वही बाई प्रोडक्ट का बाई प्रोडक्ट आता है। इसको समझिए, ये दरअसल कई चीजें क्या है कि उसको डिटेल में अच्छा चर्चा भी नहीं हो सकती। अब आप खेती तो पूरी बात करेंगे, जैसे अभी आजकल मैं देख रहा हूं एक चलता है कि 3000 से 5000 लीटर पानी 1 लीटर एथेनॉल में लगता है, ये तो धरती खत्म हो जाएगी। अरे मतलब मूर्खता की यहां भी हद है। गन्ने और चावल में, धान में, मतलब वरना अपने यहां तो ऐसे ऐसे पत्रकार हैं ना कि जो धान के खेत में गेहूं की रोटी खा लेते हैं, मतलब ऐसे ऐसे भी पत्रकार हैं, रिपोर्टर हैं, वो समझ लीजिए आप कम जानते हैं। धान के खेत में गेहूं की रोटी, समझ लीजिए मना है क्या वहां पे धान के खेत में गेहूं? अरे सर कोई खा रहा है, अब हम क्या जाने। अब ये तो आप बताइए सर, आप मतलब नहीं वो वीडियो बड़ा चर्चित है, लेकिन पता है। मूल बात जो है, क्योंकि गन्ने और धान की खेती ये दोनों की दोनों बहुत पानी मांगती है, ऐसी जो भी फसल है वो पानी बहुत मांगती है, और इसीलिए सरकार भी कहती है, नीति आयोग भी कहता है, कोई ये सरकार नहीं, सारी सरकारें, सारे एक्सपर्ट कहते हैं। लेकिन हाँ, ये सवाल जायज है कि सरकार को यह अध्ययन कराना चाहिए कि एथेनॉल की तरफ आप बढ़ रहे हैं तो कितना सस्टेनेबल है, इकोनॉमी पर, एनवायरमेंट पर, और जाहिर है जो हम आयात कुछ बोले तो अगली खबर पर जाऊंगा। हर्षवर्धन जी जब बोले तो उस पर एक याद आ गई पुरानी, फिर आप कहेंगे नेहरू पर आप चले गए। सरदार पटेल ने कहा कि नेहरू को धान और गेहूं के बीच में फर्क नहीं आता है, लेकिन वो लिखेगा जरूर कि हमने इंडिया डिस्कवर कर लिया है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पर उनकी टिप्पणी थी। अच्छा सर, आप बोलिए आप सर। नहीं मैं तो कह रहा हूँ जो हर्ष जी रोज बात कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं कि भाई ये सारी चीज़ों पे अरविंद जी को इतना परेशान हो रहा है, इससे बढ़िया सरकार क्यों नहीं साफ कर देती पूरी के पूरे एथेनॉल पर, सिस्टम पर, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या नुकसान है, क्या फायदा है, इसमें क्या दुविधा है मुझे समझ में। सरकार कुछ बोलेगी, अरविंद जी थोड़ी चुप हो जाएंगे, वो तो नहीं अरविंद जी चुप हो कि ना, लेकिन सवाल तो बहुत सारे खड़े ही है ना, उन पर क्यों नहीं बोलती सरकार। अच्छा, अरविंद केजरीवाल ने कल एक और दावा किया कि उनका सोशल मीडिया अकाउंट देश में बैन कर दिया गया है। इस बारे में उन्होंने मेटा से शिकायत भी की कि मैंने कई बार आपसे सवाल पूछा, आप जवाब नहीं दे रहे हैं, और देश की सरकार से इतना डरिए मत, प्रधानमंत्री से इतना डरिए मत। उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो भी पोस्ट किया। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय IT नियमों में, ये दूसरी खबर है एक्चुअली, ये अरविंद केजरीवाल ने तो ये वीडियो बनाया कि भाई आप सरकार से डर के मेरा अकाउंट मत होल्ड कीजिए। सरकार ने कल नए नियम बनाए। सरकार ने डीप फेक वीडियोस पर IT मिनिस्ट्री ने एक आदेश निकाला है कि इन सारे प्लेटफॉर्म्स को ऐसा कोई भी डीप फेक वीडियो, डीप फेक AI जनरेटेड कंटेंट, उसको पहले 36 घंटे मिलते थे हटाने के लिए, अब उसको वो 3 घंटे में हटाना पड़ेगा। अब ये इशू उठा दिया गया है, तो अब इसे लेकर के भी अरविंद केजरीवाल ने सरकार के खिलाफ बोला कि अब अगर मोदी सरकार किसी भी प्लेटफॉर्म को, इंस्टा को, फेसबुक को, किसी भी प्लेटफॉर्म को अगर कोई वीडियो डिलीट करने को, कोई पोस्ट डिलीट करने को बोलेगी, तो उनको 3 घंटे में उसको डिलीट करना पड़ेगा। ये नया कानून आया है।
तो इसका मतलब अब अगर आप मोदी जी के खिलाफ कुछ बोलोगे, सरकार के खिलाफ कुछ बोलोगे, पेपर लीक के खिलाफ कुछ बोलोगे, इथेनॉल के खिलाफ कुछ बोलोगे, मोदी जी की सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ कुछ बोलोगे, तो 3 घंटे में आपका पोस्ट डिलीट कर दिया जाएगा। मोदी जी को ये, और आप अगर इनके खिलाफ कुछ बोलोगे तो डिलीट हो जाएगा। और अगर ये लोग दूसरों को, अब ये तो देखिए केजरीवाल जी की शुद्ध मैं कहूं कि ये तो मतलब झूठ ही है। मैं क्या, आप लोग ज्यादा हार्श शब्द इस्तेमाल कर लेते हैं, मैं नहीं कर सकता हूं भाई। ये जो सरकार ने ऑर्डर निकाला है उसको ऊपर ही लिखा हुआ है, गवर्नमेंट स्ट्रेंथन्स रेगुलेटरी फ्रेमवर्क टू एड्रेस एआई जनरेटेड डीप फेक्स पर लागू होगा। तो उसको उन्होंने जोड़ दिया कि मोदी के खिलाफ कुछ भी बोलोगे उसको 3 घंटे में हटाना पड़ेगा। इसको तो समर्थन करना चाहिए अरविंद केजरीवाल को। ये अच्छी बात है, जिस तरीके प्रचार पर जेल उल नहीं होता है। ये तो बिल्कुल ही मतलब सर के बल खड़ा कर देना किसी बात को। भ्रामक प्रचार पर जेल नहीं इनको होना चाहिए। भ्रामक प्रचार भैया तो आपके फेवर में ना, आपके खिलाफ भी कोई अगर झूठा एआई बना के भेजेगा तो 3 घंटे में हटाना पड़ेगा। ये तो आपको समर्थन करना चाहिए। जिस तरीके से सोशल मीडिया का इस्तेमाल हो रहा है, डीप फेक फर्जी वीडियो बनकर डाले जाते हैं लोगों को बदनाम करने के लिए, किस तरीके से हो रहा है, ये उसी श्रेणी में है जैसे कि एविएशन फ्यूल में वो एथेनॉल मिला दिया तो खतरा हो गया। राजनीति करो ना, इस मामले में राजनीति करने की आपको क्या जरूरत है? ये बहुत खतरनाक राजनीति कर रहे हैं। ये तो ऐसे है कि कल जाकर के कहे कोई कि गेहूं खाने से कोविड हो जाता है, तो ऐसे आदमी को जेल, आप कुछ जेल भी होना बोल चाहिए। दीजिए, कुछ भी बोल दीजिए। इस आदमी को कहा था मुख्यमंत्री रहते, इसीलिए इसको पानी में मिला दिया, आप कहते हैं हार, यमुना में जहर मिला दिया, जहर मिला दिया। नहीं, आपने मैं इसीलिए इनको धूर्त कहा था। आपने कहा था आप क्यों बोल रहे हैं, इसीलिए मैंने धूर्त कहा था, इसीलिए मैंने इनको मक्कार पॉलिटिशियन कहा था। कहीं झूठ कैसे कह, अब आप बिल्कुल ही झूठा मनगढ़ंत बात थोड़ी कह देंगे। भ्रष्ट कोई भी शायद पॉलिटिशियन नहीं होगा। इतना बड़ा झूठ नेशनल टेलीविजन पर आकर के कोई पॉलिटिशियन कहे। लेकिन मुझे लगता है अरविंद जी सहानुभूति रखनी चाहिए। नहीं, सहानुभूति नहीं, वेरी अनफॉर्चुनेट, बहुत अनफॉर्चुनेट है। आदमी को घिसे जेल में डाल देना चाहिए। एक मिनट सर, इनके तैयार लड़के तिलचट्टे इनसे भी आगे निकल गए। देखिए भाई, सरकार को एक्सपोज करो। आप सरकार की किसी पॉलिसी पे गलत हो रहा आप बोलो, मगर सरकार आप मतलब क्या बात। और उससे मैं कह रहा हूँ नहीं, मैन्युफैक्चर करके नहीं बोल सकते, वो खतरनाक भी है ना। और दूसरा आपके क्रेडेंशियल्स के लिए भी खतरनाक है। मतलब थोड़े दिनों में आपकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाएगी, लेकिन आपकी क्रेडिबिलिटी तो आप जाने, लेकिन देश के लिए मतलब ये चिंता की बात होगी कि आप उस तरह से गलत तरीके की बात। सवाल सरकार के 100 खड़े करिए ना, सरकार के लिए सवाल खड़े करने की तो कोई बात नहीं है। मेरे ख्याल से एथेनॉल पे जितने सवाल यहाँ खड़े किए होंगे उससे वो कह रहे हैं मेरा अकाउंट रोक दिया मोदी जी के कहने पे। अरे मोदी जी का वीडियो रोक दिया 6 घंटे के लिए केजरीवाल जी के कहने बेटा। मैं कह रहा हूं जो बेटा प्रधानमंत्री का वीडियो रोक सकता है, केजरीवाल जी कह रहे हैं कि उन्हीं प्रधानमंत्री के कहने पे मेरा अकाउंट रोक दिया। अब सोचिए इस बात नहीं, इसका जवाब यही कि भाजपा को कहना चाहिए कि अरविंद केजरीवाल अमेरिका जाकर कुछ साजिश रच के आए हैं, इसलिए मोदी का वीडियो रोक लिया। यही कहना चाहिए, और तो कौन सा तरीका है। नहीं देखिए, अरविंद केजरीवाल शुरू से झूठ, अफवाह और डर की राजनीति करते हैं। आपने सुना है? हाँ, वही। मैं एक और आपको याद दिला दूं, कोविड के समय में इन्होंने बहुत ही गंदा बयान दिया था, जिससे सिंगापुर से हमारे रिश्ते तक बिगड़ने की नौबत आ गई। बिल्कुल। क्या कहा था? कोविड के समय में उन्होंने कहा था कि ये सिंगापुर बॉर्न वायरस कुछ उस वक्त उन्होंने कहा था कि वो उनको तो कुछ उनका, और वहां बहुत तीखी प्रतिक्रिया आई थी। तो पता नहीं ये लोग कुछ भी बोलते हैं। और भगवंत मान, आपको याद होगा एक देश में मोदी जी गए थे तो भगवंत मान ने कहा कि इतना तो हमारे यहाँ जेसीबी देखने आते हैं, छोटा छोटा देश है। मतलब ये लोग संप्रभुता का भी सम्मान नहीं करते, देश का सम्मान नहीं करते। एक खबर अभी आई थोड़ी देर पहले, टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा सुप्रीम कोर्ट गई एक मुद्दे को लेकर के, और वहां से उनको झटका लगा। फेसबुक पोस्ट पर एफआईआर के मामले में महुआ मोइत्रा की ओर से वर्चुअली पेश होने की अनुमति मांगी गई थी, जिसको कोर्ट ने खारिज कर दिया। महुआ मोइत्रा के वकील ने दरअसल यह सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि अगर महुआ पुलिस के सामने व्यक्तिगत रूप से पेश होती हैं तो भीड़ उनके ऊपर हमला कर सकती है। तो इसलिए महुआ मोइत्रा ने एक केस में कहा कि मुझे वर्चुअल पेश होने की अनुमति दे दी जाए। हैरानी की बात है कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक चला गया। एनीवे, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस शील नागू की बेंच ने महुआ मोइत्रा की इस चिंता को खारिज कर दिया। पुलिस स्टेशन अगर वो जाएंगी तो उन पर अंडे फेंक देगा कोई। तो जस्टिस दत्ता ने कहा कि आप सांसद हैं, राजनीति में आने के बाद भी आपको अंडों से डर लगता है, जबकि हमारी आजादी की लड़ाई लड़ने वालों ने अपनी छाती पर गोलियां खा ली थी, आप अंडे नहीं खा सकते। क्या बात है, सुप्रीम कोर्ट का स्टेटमेंट है। क्या कहेंगे सर इस पर, कोई भी विद्वान? नहीं, इस पर तो देखिए, मतलब मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के जज पर कैसे बयान दिया जा सकता है? नहीं, बड़ी शानदार टिप्पणी है। सचमुच अगर कोई राजनीति में है और कह रहा है कि अंडा पड़ेगा, तो इसका मतलब जनता तुम्हारे खिलाफ है। इसका मतलब कि तुम्हारे कर्म ऐसे हैं कि जनता अंडे मार रही है। भाई कवि को जनता टमाटर अंडे मारती कब? जब उसकी कविता शायरी अच्छी नहीं लगती।
नेता को अंडा कब मारती है? जब लगता है कि वो अपना काम नहीं कर रहा है। इसमें कहां दिक्कत है? नहीं, सबसे बड़ी बात है, सुप्रीम कोर्ट की जज पर टिप्पणी कैसे की जा सकती है? वो क्रिमिनल एक्ट होगा। जो कहा है ठीक ही कहा है, कंटेम्प्ट होगा, कंटेम्प्ट होगा। नहीं, विजय जी के जो भी कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। विजय जी के शब्दों में वो क्रिमिनल एक्ट होगा, इसलिए मैं तो चुप रहूंगा। ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया है सर, हैरानी है, सुप्रीम कोर्ट टिप्पणी भी कर रहा है इस पे। हैरानी है। बल्कि मैं तो इससे आगे चलता हूँ। कई बार जब आजकल इस सरकार की चर्चा, आलोचना इस बात पे की जाती है कि भाई अरे इस सरकार, कई विपक्षी नेता बातचीत में कहते हैं इस सरकार के खिलाफ नहीं बोल सकते क्योंकि वो जेल भेज देती है। मैंने कहा सर अच्छा हुआ कि आप आज़ादी के वक्त में नहीं हुए, आप उससे भी अच्छा हुआ कि आप इमरजेंसी के वक्त पे नहीं हुए, नहीं तो कुछ भी खत्म नहीं होता, आज़ादी मिलती, क्योंकि जेल कौन जाने को तैयार होता। ये सब लोग आज इस सरकार के खिलाफ इसलिए नहीं लड़ना चाहते, ये उनका कहना है कि भाई जेल भेज देंगे। सही बात है। तो मैं हैरान हूं कि भाई अच्छा ही हुआ ये जनरेशन आज़ादी के पहले नहीं पैदा हुई, नहीं तो हमें आज़ादी ही नहीं मिलती। महुआ जी अंडे से बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि लोगों ने छाती से गोलियां खा ली, आप सांसद अंडा नहीं खा। एक बात मैं अंडरलाइन कर दूं, ऐसे विपक्षी नेता रहे होते तो देश आपातकाल से कभी बाहर नहीं। आपातकाल का भी तो नाम मैंने लिया ना, वही इसीलिए मैं अब एक गंभीर खबर रेफरेंस ले रहा हूं। एक गंभीर खबर समीर जी, SC ST आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने बिल्कुल साफ साफ कह दिया कल कि SC ST के लिए आरक्षण सिर्फ आर्थिक आधार पर नहीं है, बल्कि ऐतिहासिक, सामाजिक और शैक्षणिक स्थिति को ध्यान में रखकर दिया गया है। इसलिए OBC यानी अन्य पिछड़ा वर्ग की तरह SC ST में क्रीमी लेयर का प्रावधान लागू नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट में मामला रमाशंकर प्रजापति और अश्वनी उपाध्याय की याचिका से जुड़ा हुआ है। याचिकाकर्ताओं ने मांग की थी कि SC ST आरक्षण में भी क्रीमी लेयर का नियम लागू किया जाए और क्रीमी लेयर वाले वर्ग को बस आरक्षण से बाहर कर दिया जाए। क्रीमी लेयर का प्रयोग OBC समुदाय के उस तबके के लिए किया जाता है जो आर्थिक और सामाजिक रूप से समृद्ध हो चुका है, मतलब जिसको आरक्षण का लाभ मिला या नहीं भी मिला, अब वो एक सीलिंग के ऊपर है, भाई उसकी एनुअल इनकम इतनी है, तो माना जाता है कि भाई आप समृद्ध हैं, आपको आरक्षण की जरूरत नहीं है। आपसे नीचे जो है वो जिसके पास उतने साधन नहीं है उसको लाभ मिले, ये क्रीमी लेयर है। वो नियम OBC आरक्षण में लागू होता है। ये मांग की गई थी कि साहब SC ST आरक्षण में भी हो, वो केंद्र सरकार ने मना कर दिया। अब इसका कॉन्टेक्स्ट देखिए, अभी ये जो प्रोटेस्ट हुआ, नीट प्रोटेस्ट, इसके बाद सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने ये आंदोलन चला रखा है कि आरक्षण खत्म किया जाए, आरक्षण ही खत्म कर दो। और ये इस सरकार में बैठे लोग भी कई बार कहते हैं कि, या इनसे जुड़े हुए समर्थक वर्ग के लोग कहते हैं कि SC ST आरक्षण भी रैशनलाइज होना चाहिए। इतना तो देखना ही चाहिए ना कि SC ST आरक्षण का लाभ किन जातियों को मिला। जिन जातियों को लगातार मिल रहा है उनकी बजाय जिनको नहीं मिला उनको दो। तो इसके लिए एक आयोग भी बनाया गया था, रोहिणी आयोग इसी के लिए था ना सर। अब उसकी रिपोर्ट OBC बेसिकली वो कैटेगराइजेशन ऑफ OBC कास्ट था, बट नॉट फॉर SC ST। नॉट फॉर ओके, आई करेक्ट माय सेल्फ। लेकिन ये मांग चलती है कि रैशनलाइजेशन किया जाए, तो ये उसी का, उस रैशनलाइजेशन का ही एक वो दलील थी कि इसमें क्रीमी लेयर लागू कर दो, सरकार ने मना कर दिया। मोहन भागवत जी से कल जवाब हुआ कि मोहन भागवत जी अलग बोल रहे हैं, सरकार अलग। मैं वही बयान सुना रहा हूं। मोहन भागवत जी से कल सवाल हुआ आरक्षण पर, वो क्या सोचते हैं। उन्होंने कहा जब तक समाज में भेदभाव है तब तक आरक्षण रहेगा, अगर भेदभाव खत्म हो जाता है तब आरक्षण पर बात करेंगे। सोशल कारणों से रिजर्वेशन है, सोशल डिस्क्रिमिनेशन जब तक है रिजर्वेशन चलेगा। जिनको मिल गया और जिनका ठीक हो गया उतना लार्ज हार्टेड चाहिए, उन्होंने दे देना चाहिए। और अगर ये ठीक से होता है तो वहाँ ऐसे स्वर भी उठ रहे हैं जहाँ रिजर्वेशन मिलता है, वो अब ऐसा थोड़े है लेकिन कहना शुरू हो गया है कि अब हमने ले लिया, हमारा ठीक हो गया, अब दूसरे को दे दो। कैटेगराइजेशन की मांग कुछ प्रांतों में हो गई, अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया। ये क्यों हुआ? इसलिए कि सबको मिलना चाहिए। तो देर इज ए स्ट्रीम इन दोज हु गेट द रिजर्वेशंस दैट this is for our upliftment, this is not the permanent measure, and we have to take advantage of this, improve ourselves and make this useful for others, those who haven't got yet. ये वहाँ स्ट्रीम है, उसको encourage करना चाहिए, इसमें राजनीति छोड़ देनी चाहिए। समीर जी ये तो बिल्कुल विपरीत बात है ना। वो कह रहे हैं कि कैटेगराइजेशन की मांग हो रही है आरक्षण में, सरकार कह रही है कोई कैटेगराइजेशन नहीं होगा, कोई क्रीमी लेयर नहीं होगी। देखिए सरकार को तो राजनीति करना है, मोहन भागवत जी को थोड़ी राजनीति करना है। मोहन भागवत जी तो आदर्श समाज की बात करेंगे, जो सही है समाज के लिए वो बात करेंगे। सरकार को वोट बैंक की राजनीति करना है, ऐसे सरकार कभी ये कहने की स्थिति में नहीं आएगी जो मोहन भागवत जी ने कहा वो सही है। सरकार को वोट चाहिए, और अगर इतना है तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को लगता है तो कम से कम अपनी पार्टी में शुरुआत कर दे।
जो सांसद SC/ST कैटेगरी में आते हैं, जो आर्थिक से मजबूत हो जाते हैं, उनसे कह दे कि भाई आप सक्षम हो, आप इनके अधिकार लेना छोड़ दो। अपनी पार्टी में तो पार्टी शुरू कर सकती ना, जो सत्ता पार्टी अपनी पार्टी में ये चीजें लागू नहीं कर सकती, आप उससे उम्मीद करते हो कि वो देश के अंदर लागू करेगी। देखिए, जो दलित इंटेलेक्चुअल्स हैं, मैं बहुत खुल करके बोल रहा हूं, दलित इंटेलेक्चुअल्स का भी मानना है कि देयर शुड बी रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन, यानी कि ये आरक्षण किसी परिवार के लिए नहीं है, ये पूरे उस समाज के लिए है, कम्युनिटी के लिए है। तो आप जब अपलिफ्ट हो गए हैं तो आपकी ये दायित्व बनता है कि दूसरों का भी आप अपलिफ्टमेंट होने दें। लेकिन हुआ क्या है, एसटी में देखेंगे तो राजस्थान का एक समाज जो है वो पूरा का पूरा जितने पोस्ट हैं वो मैनिपुलाइज कर लेता है। यदि आप ओबीसी में आप देखेंगे तो यादव और कुर्मी पूरा का पूरा आरक्षण का लाभ इन दो जातियों तक सीमित हो जाता है। आप संघ प्रमुख के मैं साथ बिल्कुल साथ हूं। आप मुझे सरकार क्यों नहीं, लेकिन सरकार क्यों नहीं मत करे? एक मिनट मुझे बताइए, जो इनकम टैक्स दे रहा हो क्या आप उसको भी आप आरक्षण देने सरकार क्यों नहीं बढ़ रही फिर इस पर? एक मिनट, मैं SC/ST की भी बात कर रहा हूं। जो सांसद है, जो विधायक है, जिसका बेटा डॉक्टर है, बेटी इंजीनियर है, उसकी अगली पीढ़ी सरकार की क्या मजबूरी है सर? सरकार की सिर्फ मजबूरी ये है कि वो राजनीति के इस पल्ले में नहीं पड़ना चाहती है, क्योंकि उसके लिए वो खतरनाक हो जाएगा। तो पॉलिटिकल कंपल्शंस हैं, उस पर जा ही नहीं सकती है सरकार। अच्छा, और अंडरस्टैंडेबल है ये, अंडरस्टैंडेबल है सरकार का रुख। हाँ, अच्छा, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। और वैसे जो प्रिंसिपली यदि आप देखें तो उसमें तो सामाजिक आधार ही बताया गया ना, तो क्या सामाजिक बदलाव हो गया समाज में? इंपॉर्टेंट बात। आरक्षण की समीक्षा की तो कोई बात नहीं कर रहा, केवल ये कि जिनको नहीं मिला उनको देने के लिए कुछ उस आरक्षण के अंदर किया जाए कि नहीं किया जाए। वैसे मैं ये कह रहा हूँ कि अभी मोहन भागवत जी जो बात कर रहे हैं मैं उससे सहमत असहमति में नहीं कर रहा, लेकिन इसका पॉलिटिकल रिपरकशंस आपने 2015 में देखा है। बिहार में इलेक्शन मोहन जी जो कह रहे हैं वो अंबेडकर जी, गांधी जी, दीनदयाल जी, इस देश के संविधान निर्माताओं, उनकी बात कर रहे हैं। सरकार जो कर रही है वो राजनीतिक दबाव में बात कर रही है, जाना मोहन जी के रास्ते पर। चलिए सर, देखें अंत में आगे क्या होता है। बहुत धन्यवाद आज समय इतना था। प्रोफेसर साहब, विजय जी, हर्षवर्धन जी, बहुत शुक्रिया आपका।